आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आइए द मैजिक ऑफ बिलीविंग का आज हम 5th चैप्टर रीड करते हैं, जिसका नाम है मानसिक तस्वीरों की कला। तो इसके अभी तक हम 4 चैप्टर रीड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ से सीरियल वाइज इस बुक के सभी चैप्टर्स को आप देख सकते हैं। और सभी वीडियोस में मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके मेन पॉइंट ऐड किए गए हैं, जिससे आप वहां से उनकी समरी को रीड कर सकते हैं। या ये आप पूरा चैप्टर नहीं सुन पा रहे हो, पूरी वीडियो नहीं देख पा रहे हो, तो आप वहां से एक जो ओवरऑल इसमें से नॉलेज निकल रही है उसको आप समझ सकते हो। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में काफ़ी कुछ समझा। आज इस चैप्टर में देखते हैं कि मानसिक तस्वीरों की कला में क्या दे रखा है। मुझे तो लगता है कि इसमें विजुअलाइजेशन के बारे में बताया गया है कुछ, कि विजुअलाइजेशन कैसे करनी, उन्हीं की स्टोरीज दे रखी होंगी, या फिर कुछ अपने एग्जाम्पल दिए होंगे कि लेखक ने कि मैंने ऐसे किया और ये चीज़ मेरे लाइफ में आ गई और आप इससे ये चीज़ प्राप्त कर सकते हो। ये मेरा अभी एक बेसिक इसकी हेडिंग को पढ़ के एक बेसिक अभिव्यक्ति है, बेसिक एक्सपीरियंस मैं फील कर रही हूँ कि हाँ ये हो सकता है इसमें। आप बताइए आपका क्या अनुभव है, आपको क्या लग रहा है इस चैप्टर में क्या हो सकता है। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं एक्चुअल में क्या बताया गया है। बाद में इसको समराइज करेंगे लास्ट में, और बीच में पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ लगेगा कि यहाँ पे मैं इसको अपने शब्दों में कह सकती हूँ या मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, उसको मैं अभिव्यक्त करूँगी। तो चैप्टर 5 मानसिक तस्वीरों की कला। जब मैं निवेश बैंकिंग के व्यवसाय में था, तब एक बार एक युवा सेल्समैन मुझसे सलाह लेने मेरे ऑफिस में आया। उसने पूछा, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि मैं मिस्टर स्मिथ के डर पर कैसे काबू पाऊं। मैं जानता हूं कि यदि मैं अंदर जाकर उनसे उनके स्तर पर मिलूं और बात करूं तो उन्हें माल बेच सकता हूं, जबकि उनके डर ने मुझे और बाकी सेल्समैन को बुरी तरह भयभीत कर रखा है। मिस्टर स्मिथ, मैं उन्हें यही कहकर पुकारूंगा, वे अरबपति है और एक संस्थान में प्रभावशाली पद पर है। वे थोड़े मोटे सिर वाले, सिर पर घने बाल और नाक भौहें सिकोड़ने वाले व्यक्ति हैं। उनका लगातार गुर्राते रहना कमजोर डरपोकों को आसानी से भयभीत कर सकता है। हालांकि मैं जानता हूं कि वे उन लोगों को पसंद करते जो उनसे बात कर सके। मैं क्षण भर को उलझा, लेकिन जल्द ही उत्तर मिल गया। बॉब के मन में उस व्यक्ति की वैसी ही तस्वीर है जैसा उसने उसे देखा है। मैंने कहा, जानते हो, वे तुम्हें शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मान लो कि तुम मिस्टर स्मिथ से मिलने बीच पर जाते हो जहां वे बाथिंग सूट पहने हैं। वहां मैं तुम्हें उनसे डर नहीं वहां पर तुम्हें उनसे डर नहीं लगेगा, भले ही उनके शरीर पर बहुत सारे बाल ही क्यों ना हो। बिल्कुल नहीं, उसने उत्तर दिया। उसी समय मुझे बालों भरे बदन का विचार आया। मैंने उनसे पूछा, बॉब, क्या तुमने जोकरों जैसी नाचने वाले भालू की पोशाक या तुर्की या मूर्ख लिखी टोपी पहने लोगों को देखा है? तुम जानते हो कि वे गुर्रा तो सकते हैं, लेकिन चूंकि उनमें से अधिकांश के दांत नहीं होते, इसलिए वे काट नहीं सकते। बिल्कुल, उस सेल्समैन ने उत्तर दिया। ठीक है, तुम्हारी कल्पना शक्ति अच्छी है। अब जरा हमारे उस दोस्त के वैसा ही हानि रहित बूढ़ा भालू होने की तस्वीर बनाओ, जिनके सिर पर तुर्की टोपी, गले में पट्टा है, और तुम्हारा सारा मानसिक अवरोध दूर हो जाएगा। एट देन यहाँ पे जो वो सोच रहे हैं उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ जो रखोगे वैसे ही आपकी फीलिंग्स क्रिएट होगी और वैसे ही आप अपनी लाइफ को क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे उनके ये दोस्त है जो उनके मन में एक व्यक्ति को लेकर डर था। अब वो जो लेखक है वो एक अलग इमेज क्रिएट करवा रहे, जोकर वाला एग्जाम्पल देके कि अब ये वाली इमेज क्रिएट करो एंड आपका वो डर, आपका वो फियर फिनिश हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। ठीक है, तुम्हारी कल्पना शक्ति अच्छी है। जब जरा हमारे उस दोस्त के वैसा ही हानि रहित भालू होने की तस्वीर बनाओ, जिसके सर पर तुर्की टोपी है, गले में पट्टा है, और तुम्हारा सारा मानसिक अवरोध दूर हो जाएगा। देखते हैं हुआ या नहीं। वो खूब हंसा और कुछ ही दिनों में उसने उस व्यक्ति को $20,000 की प्रतिभूतियां बेच दी। वाओ!
बाकी सब अधिकारी यह देखकर हैरान थे कि किस तरह एक युवा सेल्समैन उनसे मिला और उन्हें कुछ बेच भी सका। कुछ सप्ताह बाद बॉब फिर से मेरे ऑफिस आया, यह बताने के लिए कि किस तरह उसने इस पद्धति के उपयोग से एक और बिक्री की। इस बार वह एक बूढ़ा कर्कश आदमी था जिसकी सफेद मूछें थी और वह पितृसत्तात्मक व कठोर दिखता था तथा ऐसी कटु भाषा बोलता था, कड़वी, जिससे अधिकांश सेल्समैन डरते थे। इस बूढ़े बकरे ने मुझे काफी दिनों से डरा रखा था। मुझे पता था कि उसके पास पैसा है, लेकिन हर बार उसके स्टोर के पास से गुजरते हुए मैंने उसे त्योरियां त्योरिया ऐसे चढ़ाई चढ़ाई देखा है, मतलब ऐसे गुस्से में ऐसे उसकी त्योरियां हमेशा चढ़ी रहती थी। मेरी कभी भीतर जाकर उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं हुई। कुछ दिन पूर्व मुझे उसकी वह तस्वीर बनाने की योजना याद आई जिसे आपने मुझे मिस्टर स्मिथ पर उपयोग करने के लिए कहा था, और मैंने मन में सेंटा क्लॉज की तस्वीर उभर आई। वाओ! मैंने खुद से कहा, निश्चित ही वह बूढ़ा बकरा सेंटा क्लॉज भी बन सकता है, और उस दयालु बूढ़े बच्चे से कौन डरता है। और इसने यहाँ भी काम किया, यानी इस मानसिक तस्वीर की चीज ने। बूढ़ा व्यक्ति मुझसे प्रभावित हो गया, बल्कि इस बात पर रिझ गया कि मुझ जैसा युवा लड़का उसके पास जाने की हिम्मत कर सका। मुझे उससे $5000 का ऑर्डर मिला और उसने मुझे अगले हफ्ते भी बुलाया है, क्योंकि वह एक बार पुनः अपनी सभी प्रतिभूतियों पर विचार करना चाहता है। इसका मतलब मुझे और ऑर्डर मिलेगा। वाओ! मतलब दूसरा एग्जाम्पल में भी वो मानसिक तस्वीर बना के, जो पहले सोचता था उसको बदल के एक सेंटा क्लॉज की तस्वीर उसने बना ली एंड उसको ऑर्डर मिल गया, यानी सक्सेस हुआ, अच्छे फीलिंग्स क्रिएट हुई तो उसके अंदर। अधिकारी के पद पर बैठे बहुत से लोग अपनी ऐसी महत्वपूर्ण हवा बनाए रखते हैं जो अक्सर लोगों को भयभीत कर देती है। यस, संपन्न ऑफिस वातावरण, अनगिनत सचिवों व क्लर्कों से वे ऐसा दिखावा करते कि कुछ लोग उनके प्रभाव में आ जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, इन अधिकारियों में भी मनुष्य जैसा भय, निर्बलता और त्रुटियां मौजूद है जो बाकी करोड़ों साधारण लोगों में है। अपने घर पर अक्सर ये सीधे साधे रहते हैं। जब आप इनकी ऐसी तस्वीर बना सकेंगे जैसे वे सचमुच है, बजाय इसके जैसा वे दिखने या दिखाना चाहते हैं, तब मानसिक अवरोध तुरंत दूर हो जाएगा। तो जो व्यक्ति जैसा दिखा रहा है वैसा ना सोचते हुए एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट में एक अच्छी मानसिक तस्वीर, सबको एक लव और एक सहजता वाले भाव से देखना है हमें। जो लोग वास्तव में महान होते हैं उनसे मिलना बेहद आसान होता है। जो लोग वास्तव में महान होते हैं उनसे मिलना बेहद आसान होता है, और वे शायद ही कभी अपने व मिलने वालों के बीच कोई बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि आप सेल्समैन हैं तो इससे आपको वह रास्ता मिल जाएगा जिससे आप उस मानसिक अवरोध को दूर कर सकते हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने वाले लोगों से मिलने पर उत्पन्न हो जाता है। एक वकील साहब ने मुझे अपना अनुभव बताया था। अब एक दूसरा एक्सपीरियंसेस लेखक एक्सप्लेन कर रहे हैं जो मेरी बात को सही तरह से समझा देगा। एक बार मेरा सामना ऐसे वकील से हुआ जिसके काफी रसूख था, ओके, और उनसे अक्सर युवा घबराते थे। मैं स्वीकार करता हूँ कि अदालत पहुँचने के कुछ समय तक मैं भी घबराया हुआ था, लेकिन मैंने अपनी आंख बंद करी और खुद से कहा, मैं भी उतना ही अच्छा हूँ जितना वे हैं, बल्कि सच तो यह है कि मैं उनसे बेहतर हूँ। मैं उन्हें धूल चटा दूंगा और ऐसा जरूर करूंगा। मैं कुछ सेकंड तक ऐसे वाक्यों को दोहराता रहा और मैंने जब आंखें खोली तब मैं उन जैसे दो को धूल चटा सकता था। अब मेरे सामने जब भी कोई कठिन केस या ऐसा ज्यूरी आते हैं तो मुझे पसंद नहीं। मैं यही छोटा सा अनुष्ठान करता हूँ, यानी यही जो अभी इन्होंने इमेजिनेशन किया, यह भाग्य या भ्रम कभी भी हो सकता है, लेकिन यह काम करता है। जो लोग गर्म दिमाग होने का दिखावा या व्यवहार करते हैं उनका दिल वास्तव में बहुत नरम होता है, और जब उनसे मिलने वाला यदि आपके मानसिक अवरोध को दूर कर सका तो वह इन हालातों से फायदा उठा सकता है। इसलिए अगली बार जब आपको ऐसे किसी व्यक्ति से सामना हो तो कुछ गहरी सांसें भरे, अपने आप को विश्वास दिलाए कि आप उन्हें साध सकते हैं, आप ऐसा कर लेंगे।
एट द एंड अपनी थिंकिंग पावर बदल के अपने अच्छे सुझाव देने, अच्छे सुझाव दे के उसको थोड़ा सा क्रिएट करना है, देखना है कि ऐसा ही हो रहा है एंड अब आप वैसा कर लेंगे, आप वैसा प्राप्त कर लेंगे, वैसा होने लगेगा। 1930 के दशक में मंदी के दौरान कुछ मैनेजरों व सहायक मैनेजरों का समूह तथा बड़े किराना बाजार श्रृंखला के लोग अपनी मर्जी से मेरे पास मदद लेने आए। 6 सप्ताह के कोर्स के पश्चात उन लोगों ने मेरे व्याख्यान का उपयोग करने का फैसला किया। यह तय हुआ कि प्रत्येक स्टोर में सप्ताह के एक दिन कुछ चीज़ों की बिक्री बढ़ाने के लिए मेरी समझाई पद्धति का उपयोग किया जाएगा। काफ़ी चर्चा के बाद परीक्षण के लिए जिन वस्तुओं का चुना गया वह थी, यानी यही सेमिनार, 6 महीने इनका कोर्स यानी सेमिनार चला, उसमें जो उन्होंने समझाया था, जो उन्होंने बताया था उनको, उसी चीज़ का उपयोग कर रहे थे। जिन वस्तुओं को चुना गया वे चीज़ थी चीज़, रोल्ड रोस्ट सैमन मछली तथा सादा हर्बर्ड स्कैविज। एक स्टोर का मैनेजर बाहरी जिले से था, इसलिए उसने कहा कि यह किसानों से यह स्कैवेज बड़ी मात्रा में खरीदवा सकता है। प्रत्येक बिक्री के पूर्व मैनेजर अपने क्लर्कों को सावधानी पूर्वक प्रशिक्षण देते कि स्टोर में आने वाले सभी ग्राहकों की चुनिंदा वस्तुएं खरीदने की मानसिक तस्वीर तैयार करें। निसंदेह प्रत्येक वस्तु को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया और प्रत्येक क्लर्क को निर्देश दिए कि जब भी ग्राहक आए वह तभी उनके विशेष वस्तुएं खरीदने के बारे में सोचे, यानी इमेजिन करें कि लोग खरीद रहे हैं। तो अब क्या हुआ, इसके परिणाम अद्भुत रहे। जो स्टोर चीज में विशेषता रखता था उसने उस एक दिन में इतना अधिक बेचा जितना पिछले 6 माह की अवधि में बेचा गया था, यानी 6 महीने के बराबर एक दिन में उनको प्रॉफिट हो गया। जिस दुकान की विशेषता रोल्ड रोस्टा थे उसने वह शनिवार दोपहर तक ही बेच दिया। जिस स्टोर में शुक्रवार को ताजा सैमन मछली रखी गई थी उसने सुबह के सभी स्टोर की संयुक्त बिक्री से अधिक बिक्री की। जिसने स्कैवेज चुना था उसे उस दिन किसानों के 2 बार फोन करके सप्लाई फिर से भरवानी पड़ी। 15 साल में सिर्फ एक अपवाद रहा, वे युद्ध हताहत थे। मेरे व्याख्यान को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति या तो स्वयं व्यापार करने लगा या उसे अधिक बेहतर नौकरी मिल गई, बल्कि उनमें से एक व्यक्ति तो अपने 3 स्टोर खरीद लिए जबकि एक अन्य पड़ोसी राज्य में स्टोर की श्रृंखला का मैनेजर बन गया। मुझे हाल ही में हुई बातचीत याद आती है जो मेरी प्रशांत क्षेत्र के बड़ी विज्ञापन एजेंसी के प्रमुख के साथ हुई थी। उसने कई साल तक उस विख्यात कॉफी निर्माता के सेल्स प्रमोशन का कार्य संभाला था जिसने हाल ही में अपना व्यापार बेचा है। वह विज्ञापन अधिकारी बताते हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस विधि से शानदार लाभ उठाया है तो वह उस कंपनी के प्रमुख वृद्ध व्यक्ति था। वह इस क्षेत्र में बच्चे के रूप में आया और कॉफी रोस्टिंग एवं ब्लेडिंग व्यवसाय सीखा। वे निष्कर्ष में कहते कि यदि वे स्वयं इस व्यवसाय में होते तो बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। उन्हें पूरी तरह विश्वास था कि वे सबसे बेहतरीन कॉफी ब्लेड करते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति के समय पर वर्षों तक इस व्यवसाय में रहने के बाद उनका पूरा विश्वास था कि उनकी कॉफी बाजार में सबसे बेहतरीन है। निसंदेह इसी विश्वास ने उस वृद्ध व्यक्ति को करोड़पति बनाया। तो विश्वास होना चाहिए जनाब, जो इमेज, जो सुझाव देंगे वो वर्क करेगा ही करेगा। तो जो हमने 4th चैप्टर में देखा उनका सारा लेखा जोखा पूरी लर्निंग मिला के बहुत ऐसे गजब गजब सक्सेस स्टोरी इसमें बताई जा रही है कि कैसे लोग करोड़पति बने, कैसे एक जो उन्हें बहुत डर लगता था एक मानसिक तस्वीर बनाई, वहाँ पर अब वो कारगर तरीके से अपने ऑर्डर ले रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। एक बार मैंने छापेखाने में उस विषय से संबंधित छोटी सी पांडुलिपि दी जिस पर हम भी विचार कर रहे थे। मैं इसे पैम्फलेट के रूप में निकालना चाहता था। अगली सुबह अचानक वह मेरे ऑफिस में आया। वह गहरी सांसें भर रहा था, बुरी तरह कांप रहा था। स्वाभाविक रूप से मैंने उनसे पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है। बड़ा अजीब अनुभव हुआ। वह बड़बड़ाया, मैं कल रात आपकी पांडुलिपि घर ले गया और उसे पढ़ा और उसने आपसे और अपने आप से कहा, अगर यह विधि सचमुच उसी तरह काम करती है जैसे लेखक ने दावा किया है तो जब मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो उनके ऑफिस के पास ही कार खड़ी करने की जगह मिल जानी चाहिए। मैंने उनके इसके बारे में तब तक नहीं
सोचा जब तक कुछ मिनट पहले अपने फ्लैट से आपके ऑफिस तक नहीं आ गया, तब एक बार फिर मुझे यह विचार आया कि शायद यह काम कर जाए। जब मैं मोड़ से मुड़ा तो स्क्विथ एवेन्यू पर जगह नहीं दिख रही थी और मैं इस विचार को स्थगित करने वाला था। लेकिन जब मैंने कुछ पैदल यात्रियों के जाने के लिए अपनी कार धीमी की, तब मैंने ठीक उस बिल्डिंग के सामने दाईं ओर से एक कार को बाहर निकलते देखा और मेरे लिए जगह बन गई। इससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शायद यह इसी में से एक चीज़ थी। तो कार पार्किंग मैनिफेस्टेशन, कार को पार्क करने की स्टोरी है कि उन्होंने सोचा था एंड वो चीज़ हो गई। तो वो मतलब कि थोड़ा सा टेस्ट ले रहे थे कि अगर होता है तो मुझे जगह मिल जाएगी, एंड एट द एंड सच में उन्हें वो जगह मिल गई। थोड़ा सा ये यहाँ पे एक घर बन रहा है तो थोड़ा सा एक मशीन की आवाज़ आ रही होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं स्टार्ट कर दिया था उसके बाद ये आने लगी। मतलब कि स्टार्टिंग में मेरा ध्यान नहीं गया आई थिंक, और अभी मेरा ध्यान जा रहा है, तो अगर आ रही है थोड़ी देर में शायद बंद ही हो जाएगी। हम अपना कंटिन्यू करते हैं। शायद मैंने कहा, लेकिन एक बार फिर से क्यों ना आजमाएं। उन्होंने कहा, 1 साल बाद भी उन्हें वैसा ही परिणाम मिले। यदि आप चाहे तो इसे संयोग कह सकते हैं, लेकिन छापेखाने का वह मालिक ऐसा कभी नहीं कहेगा, विशेष रूप से तब जब उसके फौरन बाद वह अपने व्यापार को 3 गुना कर सका, जबकि अन्य छापेखानों का काम बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। तो कई अरे ऐसे थोड़ी होता है, संयोग वाला कोई इंसिडेंस हो गया होगा उसने जगह और उन्हें जगह मिल गई होगी, बट इनको पूरा विश्वास हो गया था क्योंकि इन्हें अपने वर्क में तरक्की कर ली थी। तो एक थॉट मेरे मन में आ रहा है, एक विचार मेरे मन में आ रहा है जो मैं बताना चाहूँगी कि हम बहुत ऐसे प्रॉफिट करने की सोचते हैं, बहुत इधर उधर छोटी मोटी मैनिफेस्टेशन करते हैं। ठीक है, वो करते रहिए, बहुत अच्छे, उससे विश्वास बढ़ता है। हमें सीधा अपनी क्लैरिटी लानी चाहिए कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, कौन सा काम चाहिए और क्या चीज़ हम कर सकते हैं। मतलब एक थॉट कि इतना पैसा तो मेरे पास आराम से आ ही जाए, और इस पर बिलीव करना स्टार्ट करो कि ये तो आराम से आ ही जाएगा। अब फ्यूचर में कर लो, ये आ रहा है, आराम से आ रहा है, मैं प्राप्त कर लूँगी, मैं प्राप्त कर लूँगा, या प्रेजेंट में ही कि आता है, कब आने लग जाएगा आपको सच में पता भी नहीं चलेगा। तो आप ये कर सकते हो, अपने फाइनेंस पे एक गोल बनाओ जिस पे आपका माइंड बिलीव करे कि 10,000, 20,000, 1 लाख तक, मतलब जितना आपका मानसिक एबिलिटी है, मानसिक छवि है, जिस पे आप बिलीव कर सकते हो और मानसिक तस्वीर बना सकते हो कि डेली मतलब मंथली ये वाला अमाउंट तो मेरे बैंक में क्रेडिट हो ही रहा है, आराम से क्रेडिट हो रहा है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत आराम से आप कर लोगे। मतलब एक छोटा सा है कि आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, इस चीज़ के लिए विश्वास करना है बस, और रिपीटेशन रखनी है कि हाँ मैं कर लूँगी। मैं अक्सर अपने साथियों को इस छापेखाने के मालिक का अनुभव बताता था और वह यह सुनकर हैरान हो जाते थे। बाकी लोग भी उसी तरह गाड़ी खड़ी करने की जगह को मैनिफेस्ट करने लग गए थे। मतलब थोड़ा मैंने अलग से बोल दिया था, बट अभी मैं इसको वो कर देती हूँ। मैं अक्सर अपने साथियों को इस छापेखाने के मालिक का अनुभव बताता था और यह सुनकर हैरान रह गया कि इसी तरह गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह बाकी लोगों को भी इसी तरह गाड़ी खड़ी करने की जगह मिली है, जैसा इस छापेखाने के मालिक को मिली थी। एक महिला यूनिटी के छात्र ने मुझे बताया कि वह तथा उसकी बहन से कहे बिना कभी डाउनटाउन कार नहीं लाती थी कि उन्हें जिस जगह वे चाहती थी वहां या उसके निकट पार्किंग का स्थान मिल जाए, और उन्हें वह हमेशा मिल जाता है। यानी एक महिला का है, और अन्य साथियों की एग्जाम्पल है कि अभी कार का ही चल रहा है कि और सोचते थे, मानसिक तस्वीर बनाते थे, विश्वास करते थे कि मुझे मिल ही जाएगी, एंड वो मिल जाती थी। अब आगे बताया गया है, एक बड़े अस्पताल में डाइटिशियन व प्रशिक्षक महिला ने मुझसे कहा, इस शक्ति की कार्यशैली या यह जो भी है अक्सर मुझे भयभीत कर देती है, जैसा इसने दिखाया कि यह लगातार किया जा सकता है। हर सुबह उसने हर सुबह अपने काम पर जाते समय बिजनेस सेक्शन में प्रवेश करने के दौरान ट्रैफिक लाइट हमेशा हरी मिलती है और मैं बिना रुके लगातार बढ़ती जाती हूँ। मुझे याद नहीं कि कभी भी मुझे लाल बत्ती देखनी पड़ी हो। अब मेरे लिए यह काम एक आम बात हो गई है। तो ये भी एक अच्छी स्टोरी है।
कुछ माह पूर्व एक महिला को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के जुर्म में हिरासत में लिया गया, लेकिन अखबार की खबर के अनुसार कुछ समय बाद उसने जज को इस बात पर विश्वास दिलाया कि जब वह उस चौराहे से निकली तब हरी बत्ती जल रही थी। वह एक मातृवत महिला थी और न्यायाधीश ने उसे तब छोड़ दिया जब उसने कहा कि जज साहब, वह हरी बत्ती ही होनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि उस चौराहे के पास पहुंचने से पहले मैं लगातार कहती रहती हूँ, हरी बत्ती जल जा, हरी बत्ती जल जा। जबकि पुलिस का कहना था कि उस चौराहे पे कोई सिग्नल ही नहीं है, बस बंद खुल होती लाल बत्ती है। लेकिन वह मातृवत वृद्ध महिला जज साहब को अपने विश्वास पर यकीन दिला रही थी। जाहिर है उसे सिग्नल को जैसा वह चाहे वैसे करने की क्षमता पर विश्वास था। एक महिला ने मुझे बताया कि किस तरह वह वॉशिंगटन डीसी से पैसिफिक कोस्ट शहर में नौकरी कर रहे पति से मिलने लंबी दूरी की ड्राइविंग करके गई थी। उसने बताया, शुरुआत में मैं डरी हुई थी, मैंने जीवन में कभी इतनी लंबी ड्राइविंग नहीं की थी। एक दिन मैंने अपनी एक दिन मैंने अपनी दादी माँ को याद किया, जो पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के अग्रणी लोगों में से एक थी और जिन्होंने बहुत से कार्य अकेले किए थे। उसी क्षण मेरा डर निकल गया। हालांकि निकलने से पहले मेरी कार की देखरेख करने वाले मैकेनिक ने सलाह दी कि नए टायर लगवा कर जाऊं। उसने कहा कि पुराने टायर किसी भी समय फट सकते हैं। यदि मैं अपनी इस यात्रा को लेकर अपनी तत्पर और जल्दबाजी में नहीं होती तो शायद मैं उनकी बात सुन लेती, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मेरे वहां पहुंचने तक वे चले जाएंगे चल और वे चले भी गए। चूंकि कार का अधिक उपयोग नहीं करती, इसके लिए मूल टायर अभी भी मौजूद थे। हालांकि उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे फटे नहीं, यानी विश्वास। यहाँ पे भी एक, जिस चीज़ में बिलीव किया वो हो गए और जिसमें नहीं कर पा रहे थे उसमें वो चीज़ में मतलब हाँ वो चले गए, नहीं हो पाई। मेरी बात की पुष्टि करने वाली एक और घटना तेल शोधन कंपनी और $10 लाख में से अधिक का निवेश करने वालों से संबंधित है। तो इसको पढ़ते हैं अब। अपने शुरुआती दिनों में कंपनियों को कानूनी और मार्केटिंग समस्याओं के कारण बड़ी वित्तीय कठिनाइयों का अनुभव होता है। ऐसे में पूरी वित्तीय संरचना का पुनर्निर्माण जरूरी हो जाता है। शेयरधारक नई प्रतिभूतियां तो लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई कई वर्षों से ब्याज नहीं मिला होता। ऐसे में शेयर धारकों से एक नल से निकल रहे तेल का धन में रूपांतरित होने का और उनके एक पात्र में जमा होने की मानसिक तस्वीर बनाने को कहा जाता था। संक्षेप में कंपनी का धन निर्माता होने की कल्पना करनी होती थी। संयोग से वह कंपनी जिस क्षेत्र की थी उसने बड़ी कंपनियों को मजबूत वर्चस्व कायम था। इसके बावजूद न केवल वह कंपनी मजबूत धन निर्माता बन सकी, इसके साथ ही वह बिक भी गई, जिससे इसके सभी शेयरधारकों को पूरे ब्याज के साथ उनका पैसा मिल गया। तो यहाँ पे अब शेयर बाजार से रिलेटेड एक स्टोरी बताई गई है कि कैसे उन्होंने वहाँ पे भी प्रॉफिट अर्न किया। तो अब आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया है। जिमी गैब्रो, जो एक समय खेल प्रशासकों में प्राइज फाइटर के मैनेजर के तौर पर विख्यात थे, ने बहुत से मुक्केबाजों को यह सिखाकर विजेता बनाया कि वे किस तरह खुद का विजेता के रूप में मानस दर्शन करें। तो यहाँ पे अब स्पोर्ट्स में भी वो कर रहे हैं और वे विजेता बन सके। मुझे ज्ञात है कि कुछ पाठक, विशेष रूप से वे जो चित्त के बारे में कुछ नहीं जानते, इन कहानियों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन सेहत संदेह रहित लोग इसे यथार्थ स्थिति से जोड़कर देखेंगे और मुझे विश्वास है कि मेरे बहुत से पाठक अपने अनुभव द्वारा इससे भी अजीब कहानियां जोड़ सकेंगे। जाने माने अंग्रेज अब एक और जाने माने अंग्रेज जांचकर्ता व लेखक G.N.M. टायरेल ने घोषणा की कि यदि हम अवचेतन बन के किसी विषय पर कार्य करते हुए कुछ चीज करने की मंशा देखते हैं तो हम अनजाने में ही घटनाओं के ऐसे क्रम की शुरुआत कर देते हैं जो हमें वह वस्तु दिलवाने से संबंधित हो सकती है। तो एक और शिकागो विश्वविद्यालय से लंबे समय से जुड़ रहे डॉक्टर सेलर मैथ्यू कहते हैं, हम अपनी इच्छाओं से घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। यह हमारी इच्छाओं पर हमारे प्रभाव का मनोवैज्ञानिक प्रमाण है।
यानी जो हम अंदर डालेंगे वो चीज़ आसपास की सभी घटनाएं चेंज करने लगती है और हमारे फेवर में होने लगती है। इसी से संबंधित दो मामले देखिए। इसी से संबंधित दो और मामले देखते हैं। प्राचीन वस्तुओं की दुकान चलाने वाली एक महिला अन्य महिलाओं के बीच प्राचीन वस्तुओं के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसे सामाजिक गतिविधियां पसंद नहीं थी। उसके बावजूद एक महिला हमेशा उसे खाने या चाय के लिए आमंत्रित करती रहती थी। उस दूसरी महिला की मात्र एक इच्छा थी कि वह उस प्रसिद्ध महिला के साथ दिखाई दे, जो हालांकि लगातार इससे इनकार किए जा रही थी। इसी बीच एक महिला क्लब ने किसी प्रख्यात विक्रेता को बातचीत करने के लिए बुलाया और दूसरी महिला के लगातार गुजारिश करने से प्राचीन वस्तुओं की दुकान की मालिक उनके साथ जाने के लिए मान गई। उसने मुझे बताया, मैं उससे गलत समय पर मिली और जैसे ही मैंने इसके लिए हामी भरी तब मुझे उससे वादा करने पर खेद होने लगा। उस महिला और मुझ में कुछ भी एक जैसा नहीं था, बल्कि वह मुझे उबा देती थी। मुझे इन दिखावे वाले कार्यक्रमों से सख्त चिढ़ थी और मुझे विश्वास था कि यहाँ भी ऐसा ही होगा। उस रात मुझे इस बात पर घबराहट होने लगी कि मैंने क्या कर दिया, और मैं उस महिला जो स्टोर की महत्वपूर्ण ग्राहक थी और संयोगवश मेरा अपना वादा पूरा न करने की स्थिति में मेरी बुराई कर सकती थी, को बुरा लगे बिना इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकती हूँ। मैं इस पर सोचती रही और एक के बाद एक बहाने का विचार करती रही। उनमें से कोई भी अच्छा या स्वीकार्य नहीं था। मैं हार मानने को ही बैठी थी। बैठक का दिन पास आता जा रहा था और मैंने उसे फ़ोन करने का फ़ैसला किया कि एक ज़रूरी काम आ गया है, जिस कारण मुझे व्याख्यान में जाना संभव नहीं हो सकेगा। तभी वह खुद आ गई। उसने माफ़ी माँगते हुए सूचना दी कि वह व्याख्यान रद्द हो गया है और मैंने संतोष की साँस ली। मुझे आपकी शिक्षा में पूरा विश्वास था और मुझे लगता था कि जो कुछ भी हुआ उनका मेरे विचारों से संबंध है। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग इसे संयोग कहेंगे। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो कहते रहें, लेकिन अजीब बातें होती रहती है। वे सभी संयोग नहीं होते हैं। तो पूरा हमने महिला की स्टोरी देखी, कैसे उनको पसंद नहीं था और वैसा ही हो गया। खुद जो बुला रही थी उन्होंने खुद उसके लिए फॉरगिवनेस मांगी। तो संयोग कहो क्या कहो, आपका बिलीव आपकी थॉट पैटर्न पर निर्भर करता है कि आपको यकीन है तो आप मानेंगे कि हाँ ऐसा होता है, और अभी भी यकीन नहीं हुआ तो अभी आपको बहुत और सीखने की ज़रूरत है और बहुत चीज़ें आएंगी आपकी सोल जर्नी में। आप बस रेडी रहिए और वो चीज़ें आती जाएंगी। अब दूसरी कहानी, जो दो मसले थे तो एक मामला तो हमने पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरी कहानी उस व्यक्ति की है जो हे फीवर परागज ज्वार की दवा बनाने वाली कंपनी में मैनेजर था। वह हाल ही में शहर आया था। उसे अपने ऑफिस में पास ही मकान मिल गया। वो अपने घर में फोन लगवाना चाहता था। उस समय युद्ध समाप्ति हुआ था। टेलीफोन कंपनी में आवेदकों की लंबी सूची थी और उसकी प्राथमिकता चिकित्सक, पुलिस, अग्निशामक अधिकारी और जन आपात कार्यों से जुड़े लोगों के यहाँ फोन लगाना था। ठीक है, ये उनका काम था। वह 2 महीने तक फोन लगवाने का प्रयास करता रहा, जिससे संभव थी उन सबसे मदद मांगी। हमारे एक पारस्परिक मित्र, उसे पता चला कि मैं किसी व्यक्ति को जानता हूँ जो फोन कंपनी में मैनेजर है, वह मुझसे मिलने आया। मैंने शीघ्र ही उसे यह स्पष्ट कर दिया कि मैं उस मैनेजर को इस बात के लिए नहीं मनाने वाला कि वह कई हजार लोगों से उनके यहाँ फ़ोन लगा दे, लेकिन मैंने उनसे यह भी कहा कि मैं उनसे यह कह सकता हूँ कि अगर उसे समस्या ना हो तो वह अपने प्राथमिकता के अधिकार का उपयोग करे। मैंने उनसे पूछा कि उसने इस सिलसिले में किस से बात की है, और उसने मुझे कंपनी में छोटे बड़े पद पर काम करने वाले कुछ लोगों के नाम बताए। इसके बाद उसने बताया कि उसके पास फ़ोन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वह अपनी कंपनी का एकमात्र व्यक्ति है जो ऑफिस बंद होने के बाद भी व्यापारिक कार्य देखता है। क्या आपको लंबी दूरी के फ़ोन अधिक करने होते हैं? मैंने पूछा, और आपकी कंपनी का टेलीफोन बिल महीने में कितना आता है? उसने बताया कि वह टेलीफोन बिल बहुत अधिक था। अपने पिछले कुछ महीने का टेलीफोन बिल लो और तुम पहले जिस व्यक्ति से मिलते थे उससे फिर मिलो और सीधे उनकी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम्हें बिना देरी किए टेलीफोन चाहिए, अन्यथा तुम्हारा प्रयास बेकार जाएगा।
तुम्हें अपने मन को पूरी तरह से तैयार करना होगा कि तुम्हें अपने घर में टेलीफोन लगवाना है और तुम्हें इस पर पूरा विश्वास करना होगा। मैं प्रयास करूंगा, उसने कहा, और फौरन अपनी गलती समझते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा करूंगा, मुझे टेलीफोन मिल जाएगा। लो, यहाँ पे एक और स्टोरी है, ये देखते हैं इसकी एंडिंग कैसी होती है। अब कुछ दिनों बाद वह मुझसे मिलने आया, यह काम कर गया। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि यह बहुत मजेदार रहा, किस तरह सकारात्मक विचार घटनाओं की श्रृंखला बना देते हैं। मैंने पहले जिससे बात की थी, फिर उसी से मिला। वह यह देखकर हैरान था कि फिर उसके पास आ गया। एक बार मैंने उसे समझाया कि मेरे पास फोन होना क्यों जरूरी है और उसे इस तरह बिल दिखाए जैसे आपने सलाह दी थी। मुझे उसे यकीन दिलाने में सिर्फ कुछ मिनट लगे। वह मेरा आवेदन सुनने के लिए मैनेजर को फ़ोन लगाने ही वाला था कि उसी मैनेजर ने किसी और मसले में उसे फ़ोन किया। तब उस व्यक्ति ने मेरी समस्या के बारे में उन्हें बताया और मैनेजर उनके लिए तैयार हो गए और मुझे प्राथमिकता का हकदार बन मना माना गया। उसने सलाह दी कि मैं प्राथमिकता तय करने वाले व्यक्ति से मिलूं। मैंने इससे पहले इस व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था, ना ही मुझे प्राथमिकता प्रणाली के बारे में कुछ पता था। मैंने उस व्यक्ति को अपनी कहानी और अपने व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ बताया, हमारे द्वारा एंटीहिस्टेमाइंस बनाए जाने का भी हवाला दिया। जब उसने मुझे बताया कि मैं यह बात सुनकर बेहोश होने वाला था कि इस उसे ही फीवर था और वह बहुत ही दवाई आजमाकर असफल रहा था। इसके बाद से यह स्वाभाविक हो गया कि इन सबसे मुझे बेहद डरावना एहसास हुआ। किस तरह मैनेजर ने ठीक उसी समय उस व्यक्ति को फ़ोन किया जिससे मैं बात कर रहा था और कैसे अंतिम हाँ या नहीं का निर्णय जिस व्यक्ति को लेना था वह खुद हे फीवर का रोगी था जिसकी मैं मदद कर सकता था। आगे से सभी हंसी उड़ाने वालों को मेरे पास भेज दीजिए। तो कितना बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया इस स्टोरी से उन्हें कि वो और कह रहे कि जो इसका मजाक उड़ाते हैं, संयोग बोलते हैं, उन्हें मेरे पास भेज देना, मैं देख लूँगा, अपनी स्टोरी सुना। निश्चित ही हम सभी जानते हैं हमारे विचार ही हमारी चाल ढाल, हमारी मुख मुद्राएं, हमारी बातचीत और हम बाहर से जैसे दिखते हैं वह उसी का परिणाम है। जैसी सोच हमारी आदत है। बहुत सी महिलाओं ने स्वयं को सुंदर महसूस कर और खूबसूरत विचारों और स्टाइलिश कपड़े पहनकर अपने आसपास की चीजों में खूबसूरती जोड़कर संतुलन विकसित कर और सरल चाल ढाल और अपने आप से निरंतर कहते हुए कि वह जितने वाली है अपने रूप में सुधार किया है। आपने फिल्मों व नाटकों में देखा होगा कि किस तरह बेढब कपड़े और साधारण दिखने वाली लड़की खूबसूरत कपड़े और नए चलन के बालों में एक बेहद आकर्षक महिला के रूप में रूपांतरित हो जाती है। आप भी ऐसा कर सकते हैं और आपकी गति तब बढ़ जाती है यदि आप अपने नए रूप की मानसिक तस्वीरों को कायम रखें और सन भर भी स्थिर ना हो, यानी क्लैरिटी एंड फोकस होना चाहिए उन चीज़ों पर, तो आप ऐसा बहुत जल्दी कर लेंगे। बहुत से लोग दंत चिकित्सक के पास जाने से डरते हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता जिसके बारे में सोचकर रोगी घबरा जाता है। एक बार फिर हम ऐसी वैचारिक परिस्थितियों का निर्माण कर रहे होते हैं जिससे हम लंबे समय से बचना चाहते थे। 7 जुलाई 1940 के अमेरिकन वकीली ने पिट्सबर्ग स्थित बच्चों के दंत चिकित्सा के बारे में बताया जिन्होंने अपने ऑपरेशन कक्ष के पास ही एक खेल कक्ष भी बनाया था जिसमें खिलौने, सैंडबॉक्स, बॉक्स आदि मौजूद थे, यानी बच्चों के समान। बाहर यह था कि बच्चे खेल में मगन हो जाते थे और दांत पर होने वाले काम के विचार से विमुख हो जाते थे। कुर्सी पर बैठ जाने के बाद बच्चों को अपने दांत के अलावा किसी भी और चीज के बारे में बात करने के लिए कहा जाता था, बल्कि दंत चिकित्सक अपनी इलेक्ट्रिक ड्रिल के साथ एक बटन भी लगा देते थे जिससे बच्चे खुद ही खोल या बंद कर सकते हैं और अपना काम शुरू करने से पहले उन्हें यकीन दिलाते थे कि हल्का सा दर्द महसूस होते ही इसे बंद कर दे। उनका काम खूब चलता था। तो कैसे एक मतलब कि डेंटिस्ट ने कैसे बच्चों को जोड़ा एक और बच्चों का मतलब कि एक बहुत यकीन दिलाया कि कुछ नहीं होगा एंड उनका काम बहुत अच्छे से चल रहा था। एक नाई, अब नाई की कहानी। जिसके अधिकांश ग्राहक बच्चे थे कि यहाँ खूबसूरत तस्वीरों वाली बच्चों की पुस्तकें थी। वह उन्हें कुर्सी पर बैठाने के साथ ही उन्हें उन छोटे ग्राहकों के हाथ में रख देता
उनके बाल काटने से पहले वह उन्हें उन दिलचस्प तस्वीरों में फंसा देता जिन उसने बताया। यह तरकीब कभी कभार ही असफल रहती थी, खासतौर पर तब जब बच्चों को तस्वीर देखना ना सिखाया गया हो। हाँ, तो ऐसे बच्चे बड़े आराम से बाल कटवा लेते हैं। उन्हें आजकल के पेरेंट्स तो क्या करते हैं, फ़ोन दे देते हैं, यहाँ पे बच्चा देख रहा है और उनके बाल या मुंडन वगैरह करवाते हैं। तो पुस्तक वगैरह तो का स्थान तो फ़ोन ने ले लिया है। ऐसा होने पर मैं यांत्रिक खिलौने निकाल लेता था। तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ ऐसे जो अजीब सी आवाज़ निकाले या दबाने पर चू चू की ध्वनि आए, बट आज फ़ोन ही देते हैं। इस चाल का असली मकसद बच्चों का दिमाग इस ओर से हटाना था कि उनके बाल काटे जा रहे हैं। जब यह हो जाता था तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। तो अब आगे कह रहे हैं, लेकिन कल्पना या मानसिक तस्वीर तैयार करने के अक्सर अनोखे परिणाम मिलते हैं। डर बुनियादी रूप से एक काल्पनिक पहलू है। युद्ध से गुजरे लाखों लोग इसकी गवाही देते हैं। आपको अचानक एक टेलीग्राम मिलता है और इससे पहले कि आप वह लिफाफा खोलें, आपको डर लगता है कि इसमें कोई बुरी खबर होगी और फौरन आप पेट में अजीब सा भारीपन महसूस कर लेते हैं। खबर अच्छी भी हो सकती है, लेकिन जिस क्षण आप भय से कांप रहे होते हैं, तब सिर्फ एक अच्छी खबर ही आपकी इस घबराहट को शांत कर सकती है। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। एक व्यक्ति की कहानी अक्सर सुनाई जाती है जिसे होटल से बचा अंतिम कमरा मिल गया था। साधारणतः वह एक भंडार कक्ष था, लेकिन होटल भरा होने पर उसे शयन कक्ष का रूप दे दिया गया था। रात के समय उस व्यक्ति को हवा की कमी महसूस हुई। उसने उठकर अंधेरे में टटोला तो उसे लगा कि संभवतः खिड़की मिल गई, लेकिन वह खोल नहीं सका। तो उसने अपना जूता खोजा और उसका शीशा तोड़ दिया। इसके बाद वह बाकी की रात आराम से सोया। सुबह पता चला कि खिड़की तो यथावत थी। रात को उसने जिसे तोड़ा था वह अलमारी का शीशा था। तो उसको विश्वास हो गया, तो वो आराम से सो गया कि खिड़की खुल गई है। तो बट सुबह पता वो तो अलमारी का शीशा था, खिड़की तो वैसे ही बची हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिस वीक में मार्गरेट वेस्ट की कुछ ऐसी ही कहानी आई। दक्षिण प्रशांत में सैन्य जहाज पर वापस लौटते हुए वह अन्य 17 महिलाओं के साथ एक ही कक्ष में थी। ब्लैक आउट नियमों के कारण पोर्ट होल्स ढके हुए थे और कैबिन में बहुत घुटन थी। चूंकि जहाज सुबह तक चलने नहीं वाला था, अंततः सबके बिस्तर पर जाने के बाद पोर्ट होल्स खोलने की अनुमति दे दी गई। मिस बेस्ट ने बताया कि किस तरह उन्होंने पोर्ट होल्स को खोला और कैसे सबको शांति मिली कि वे अब सो सकेंगे, और वे आराम से सोए। लेकिन सुबह हो जाने पर उन्हें पता चला कि मिस वेस्ट सिर्फ अंदर वाले पोर्ट होल को ही खोला गया था, बाहर वाले बंद ही थे। जिन्होंने रात भर रोशनी या हवा दोनों को रोके रखा। खाद्य सामग्री पर नियंत्रण के दौरान हजारों लोग दोस्तों के घर में मार्जरीन को मक्खन समझकर खा रहे थे। निषेध के दिनों में नामी शराब की बोतलों में मूनशाइन शराब भरकर बेचना आम चलन था और बहुत से लोग उनमें भेद नहीं कर पाते थे। कई बार चतुराई दिखाते हुए भोजन के अधिक परख न रखने वालों को निम्न स्तरीय कार्प मछली को रेड स्नेपर कहकर परोस दिया जाता था। विज्ञान ने अनगिनत तरीकों से कल्पना की कार्यशीलता को साबित किया है। छालों की रोगी को सरसों का मलहम बताकर उनकी त्वचा पर डाक टिकट लगा दिए जाते थे। कुत्ते को खाना देते समय घंटी बजाकर रूसी वैज्ञानिक पावलोव ने शीघ्र ही घंटी की आवाज को भोजन के विचार से जोड़ दिया और थोड़े ही समय में मात्र घंटी का बजना उनके पेट में रहस्यमय पाचन रस उत्पन्न कर देता था। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा, मतलब कि प्रैक्टिकल किया था इन्होंने कुत्ते पर। और जब भी वो घंटी बजाते थे तो कुत्ते
कुत्ते को खाना दिया जाता था। तो एक दिन क्या किया, घंटी बजाई पर कुत्ते को खाना नहीं दिया गया। तो खाने को देखकर जो लाल टपकती थी, वो घंटी बजाने पर सेम वही प्रतिक्रिया थी, क्योंकि उसका वो कंडीशनिंग वही कर दी गई थी। तो यही एग्जाम्पल दिया गया है। आगे देखते हैं। रेस्टोरेंट में जाकर अपने पास बैठे व्यक्ति को परोसे गए ललचाने वाले व्यंजन को देखे फौरन आपको भूख लगने लगेगी, मुंह में पानी आ जाएगा। प्याज छीलते हुए अक्सर ऐसा करने वालों की आंखों में पानी आ जाता है। वहीं किसी व्यक्ति को सिर्फ प्याज छीलते देखकर कक्ष में सबकी भी आंखों में पानी आ जाता है। जिन जिन तक उसकी छल नहीं पहुंच रही होती, कुछ लोग बचे हुए खाने को गर्म करके नहीं खा पाते। उनके अनुसार इससे वे बीमार हो सकते हैं। कुछ लोग यह कहते हुए बचा हुआ खाना गर्म करके नहीं खाते कि इससे उनका पेट खराब हो जाएगा। वर्षों पहले खाए गए खाने से उनका पेट खराब हुआ होता है। यानी ऐसा पहला हुआ होगा, तो उन्होंने वो मानसिक तस्वीर बना ली है और वह मानसिक तस्वीर कभी नहीं मिटती। यही वही कुछ लोगों का दावा है कि भोजन करने के बाद सोडा पीने से उन्हें खाना पचाने में मदद मिलती है, जिसे चिकित्सक मात्र उनकी कल्पना की उड़ान बताते हैं। अचानक धक्का लगने से आपकी कल्पना दबाव में आ जाती है, जिससे आपकी त्वचा ठंडी पड़ने लगती है और जिसके बाद बारी बारी से ठंड लगती है और पसीना आता है। जब आपकी कल्पना सक्रिय हो जाती है तो आपके चिकित्सक द्वारा की गई किसी भी बात का भयंकर असर हो सकता है। मैंने बहुत बार अटलांटिक व प्रशांत महासागर पार किया है और मैं कभी समुद्री बीमारी से पीड़ित नहीं हुआ, बल्कि ऐसे सबसे गंभीर तूफान और जहाज से भयानक तरीके से हिलने डुलने पर भी नहीं हुआ, सिवाय एक बार के जब मैं अत्यधिक बीमार एक यात्री की मदद कर रहा था। हालांकि अपनी यात्राओं के शुरुआती दौर में मैंने समुद्री बीमारी से पीड़ित लोगों को की ओर ना देखने सीख लिया था, क्योंकि मुझे एहसास था कि सुझाव का बल मुझे भी इसे लपेट में ले सकता है। तो यार यहाँ पे ठीक है, ऐसा होता है, बहुत अच्छी बात है कि ठीक है, बट आप जो देख रहे हो हमेशा ही अपनी एनर्जी इतनी बढ़ा लो ना कि आप कैसी भी परिस्थितियों में हो, आप किसी को इग्नोर ना करो, बट आप उसी स्थिति में रह के भी हाई वाइब्रेशन में जी रहे हो। तो यहाँ पे डरने की फियर की बात नहीं है कि अगर आप देख रहे हो बीमार लोगों को या रोस्ट सिचुएशन में हो कि अब तो हो ही नहीं सकता है, नहीं, अपने अंदर इतने स्थिर हो जाओ, अपने अंदर इतना काम करो, अपने आप को समझो कि आप कौन हो, कि आप कैसी भी स्थिति में हो उस चीज़ में आप हायर एनर्जी में ही जियो, हायर एनर्जी में ही फ्लो करो। आप हमेशा हायर डायमेंशन से जुड़े रहो, उस 5D वर्ल्ड, 6D 7D वर्ल्ड से जुड़े रहो। लव, कंपैशन, काइंडनेस एंड ग्रेटिट्यूड, इन सब फीलिंगों से आप भरे रहो। ऐसे अपने आप को बनाना है कि आसपास कुछ भी हो जाए, भूचाल आ जाए, बट आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, आपको उस परम शक्ति परमात्मा पर पूरा भरोसा है। तो ये एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपको माइंड में थॉट दे सकते हैं। तो आपका आप इनसे बस बिलीव बनाइए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो किसी का एग्जाम्पल आपको मिल रहा है तो उससे बिलीव स्ट्रॉन्ग बनाइए, ओके कुछ भी हो सकता है। हम मानसिक तस्वीर बनाकर अपने आप को अच्छे सुझाव देकर उस पर विश्वास करके क्लैरिटी लाकर उसी पर अड़े रहते हैं, उसी को देखते हैं, तो हम वैसे हो जाते हैं। तो आप इससे अपने सपनों को सच कीजिए, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके। और कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है कि अब आपको लग रहा है ये तो मुझे भी हो जाएगा यार, इतनी बेकार सिचुएशन है, मुझे भी होगा, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे अपने आप को फ्री कीजिए इन डरों से। वो आपका कोई पास्ट का डर होगा तो वो ऊपर आ रहा होगा, तो आपको उनके बहकावे में नहीं आना है, अपनी एनर्जी पर वर्क करना है। आपकी एनर्जी लो हो रही है तो अपने साथ बैठो और एनर्जी को हाई करो, अपने आप को समझो, एनर्जी अपने आप हाई होने लगेगी। अपने सीटी बजा रहे मित्र के पास बैठकर नींबू चूसने का प्रयास करें। इस दृश्य को देखने मात्र से वह ऐसा नहीं कर सकेगा और खट्टे नींबू को चूसने के विचार से उसके लिए ऐसा करना असंभव हो जाएगा। व्याख्यान के दौरान कल्पना की शक्ति को साबित करने के लिए मैं अक्सर दो छोटी पिचकारियों में विभिन्न रंगों का द्रव भरकर लाता था। मैं श्रोताओं से कहता हूँ कि इनमें से एक में छिलके इत्र और दूसरे में गुलाब का। इसके बाद मैं उन्हें समझाता था कि मेरे इस प्रयास से मेरे श्रोताओं का बोध शक्ति का अंतर ज्ञात होगा। इसके बाद मैं श्रोताओं की ओर पीट कर लेता था, जिससे वह यह न देख सके कि मैं कौन सी पिचकारी हवा में चला रहा हूँ। इसके दौरान मैं उन्हें सुगंध पहचानने के लिए कहता था। कुछ लोग लिलके बताते थे तो कुछ लोग गुलाब का इत्र। निसंदेह
उस समय में दोनों समूह तब बेहद चिढ़ जाते जब उन्हें पता चलता कि उनकी कल्पना ने उन्हें गुमराह किया, क्योंकि इन दोनों पिचकारियों में और कुछ नहीं, बस गंध रहित रंगीन पानी है। तो कैसे ये सब चीज़ें माइंड पे डिपेंड कर रही है, तो लोग हैरान भी होते थे इससे। कॉर्नरिंग टोबैको के छोटे से निबंध में मार्क ट्वेन, जो सबसे बुरी सिगार पीने के लिए बदनाम थे, कहते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि वह अच्छी या बुरी सिगार के बारे में बता सकता है, जबकि वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह ब्रांड की बात करता था जबकि उसकी कल्पना में स्वाद होता था। मार्क ट्वेन ने बताया कि कैसे उन्हें अपने एक रईस मित्र से दोनों हाथों से भरने लायक 40 सेंटे वाली लाल व सुनहरे बेड वाले विशिष्ट गुणवत्ता वाले सिगार लिए थे। ट्विन ने उन पर से बैंड हटा दिए और उस पर ब्रांडहीन सिगारों को अपने निजी बॉक्स में रख लिया। रात्रि भोज के बाद उन्होंने अपने दोस्तों के बीच वे सिगार बांटे। ट्वेन के सस्ते सिगार पीने की बात पर विश्वास करते हुए उनकी सभी दोस्तों ने उन्हें 1 और 2 बार पीने के बाद फेंक दिया। निश्चित रूप से स्थानीय सिगार व सिगरेट को स्वाद कुछ अलग होता है, लेकिन उसे पहचानने में कल्पना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आपको बड़ी कंपनियों के आविष्कारक, चित्रकार, वैज्ञानिक, आर्किटेक्ट और बिल्डर सभी के अपनी कल्पना का उपयोग करने का एहसास होता है, तब आप अपनी अहमियत समझ पाते हैं। शेक्सपियर ने कहा था, अगर आप में कोई गुण नहीं है तो इसका होना मान लीजिए। चलिए हम एक महान सलाह के निहितार्थ समझते हैं। गुण होना मानने का अर्थ है कि आप इसे अपनी कल्पना द्वारा अनुभूत कर रहे हैं। आप जैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं, आपको अपने उस नए व्यक्तित्व की मानसिक तस्वीर तैयार करनी होगी। यदि आप उसे कायम कर सके तो एक दिन आएगा जब सचमुच वह व्यक्ति बन जाएंगे, और वह भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ। लेकिन यहाँ हमें दिवा स्वप्न और सच्ची मानसिक तस्वीर कल्पना का उचित प्रयोग करने के बीच का अंतर समझना होगा। जैसे कोई जिन आपकी गोद में $1 लाख डाल जाए या आपको रातों रात विलासितापूर्ण सुसज्जित महल दे जाए। मेरी ऐसी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हुई। तो इच्छाएं वही पूर्ण होती है जिस पे आपको बिलीव होता है। आप ऐसा सोचेंगे कि एक रात में ही चीज़ें बदल जाए या कुछ दिनों में ही चीज़ें हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा। आपको क्लैरिटी के साथ विश्वास करना होगा, फेथ रखना होगा और लंबे समय तक उस चीज़ को देखना होगा, क्योंकि वो चीज़ें लाने में थोड़ा समय लग सकता है। वो चीज़ आती है, नो डेफिनेटली आपकी एनर्जी जितनी हाई होगी उतना जल्दी आएगी। बट आप एक ही रात में सोचोगे ऐसे हो जाए वो हो जाए, तो वहाँ काम नहीं करेगा। डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होगी, आपका फेथ ही हट जाए, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। दिवा स्वप्न या दिशाहीन अभिलाषा विचार मात्र में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह आपके भीतर छिपी ताकत को बाहर निकालकर आपको $1 लाख या महल दिलवा सके। यानी इतना नहीं कि आपको बस रातों रात या कैसे ना कैसे आपका वो ड्रीम भी नहीं है, बस मेरे को ये मिल रहा है, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। ऐसा नहीं होगा कभी भी। अपनी कल्पना का उचित ढंग से प्रयोग करने पर आप स्वयं को काम करते देखेंगे, तब आप स्वयं आगे बढ़कर उसे करेंगे। आपने आप आपने जिसकी तस्वीर बनाई है उसे खुद करना देखने से यह सचमुच साकार हो जाती है। इस संदर्भ में आवर्धक लेंस के उपयोग पर विचार करें। उचित रूप से एकाग्र करने पर वह सूर्य की रोशनी को आवर्तित व केंद्रित कर कागज पर उस जगह आग लगा देता है जहां उन किरणों को केंद्रित किया जाए। तो एक बार में ही नहीं लगती है ना आग। ये प्रैक्टिकल हम सब ने किया होगा कि रोशनी पड़ रही है और उस पेपर जहाँ पे उसकी ऐसे लाइट जा रही है उस पर आग लगने लगती है। तो एकदम से ही तो आग नहीं लगती है ना, निरंतर वो किरणें पड़ती रहती है, वो लाइट आती रहती है, धीरे धीरे थोड़ा धुआं निकलता है एंड देन पूरा वो जलने लगता है और धीरे धीरे फिर पूरा जल जाता है। गर्मी उत्पन्न करने के पूर्व उसे स्थिर रखना होगा, यानी आपको भी अपने विचारों में स्थिर होना होगा थोड़ा सा। यही आपको अपनी कल्पनाओं व मानसिक तस्वीरों के साथ करना होता है।
अब एक और है, एक और स्टोरी है। बहुत स्टोरी दी हुई है यार इसमें, काफ़ी ज़्यादा मेरा हाथ दुखने लग गया, तो अब मैं आगे रख के इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा बैठ के पढ़ रही हूँ, सो प्लीज़ कोऑपरेट। डॉक्टर इमिली कुएवा फ्रांसीसी डॉक्टर है जिन्होंने सुझाव की शक्ति पर इतना अधिक प्रकाश डाला और घोषित किया कि कल्पना इच्छा शक्ति से अधिक शक्तिशाली शक्ति है। उन्होंने कहा कि इन दोनों को टकराव हो जाए तो जीत हमेशा कल्पना की होती है, यानी जो तस्वीरें डालोगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको बहुत सिगार पीने की बुरी लत है और वह आदत छोड़ने का फैसला करते हो। आप खूब सोच विचार करते हो और आखिरकार फैसला करते हो कि आप इसे छोड़ने में अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करेंगे। तभी अचानक आपको बेहतरीन सिगार का स्वाद, उसकी खुशबू, उसको प्रसन्न करने वाला प्रभाव याद आता है। आपकी कल्पना काम करने लगती है, इसके साथ ही आपको वह बुरी आदत छोड़ने का संकल्प पीछे छूट जाता है। तो 5 इंद्रियों जब उसमें मिलती है तो बहुत ऐसे ताकत होती है, बहुत ज़्यादा। तो वो आपको मतलब मैं यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन दूंगी कि आपको अंदर से शांत होना होगा, अपने मन को समझना होगा, आपको उस चीज़ को समझना होगा। अपने मन को जब आप शांत करोगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से जो इंटेंशन लोगे, जो सुझाव लोगे, उसकी कल्पना करोगे, वो चीज़ आप अपनी लाइफ में पा लोगे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक और एग्जाम्पल, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ल फॉरियर ने घोषणा की कि दुनिया का भविष्य मनुष्य के भाग्य से उपजा होगा और उसे आकार देने, नियंत्रण व निर्देशन का कार्य उसी इच्छा या उत्साह द्वारा होगा जो मनुष्य को आंदोलित करते हैं। आप उनकी भविष्यवाणी सच हो रही है। हालांकि अभी मनुष्य ने दुनिया को अपने मन द्वारा आकार देना और नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। तो मनुष्य ने दुनिया को अपने मन द्वारा, तो हम सब चीज़ें अपने निर्णय लेने की शक्ति भगवान ने हमें ही दी और हम उसको इस्तेमाल अच्छी चीज़ों के लिए करें और बहुत ब्यूटीफुल समाज बनाने के लिए करना चाहिए। ये मेरा एक खुद की अंडरस्टैंडिंग है जो मैं चाहती हूँ कि हर कोई समझे। या हमें इच्छा और आप जीवन से वास्तव में क्या चाहते हैं इस विषय पर ले आता है। तुलनात्मक रूप से ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जिनकी इच्छाएं वास्तव में बहुत बड़ी हो। अधिकांश लोग तो सिर्फ अपने जीवन की छोटी मोटी इच्छाएं पूरी करके संतुष्ट हो जाते हैं। वे जीवन में अपनी इस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं कि जिसे भाग्य ने उनके लिए चुना है, वे शायद ही कभी कोई ऐसा मानसिक या भौतिक प्रयास करते जो उन्हें इस स्थिति से उभार सके। बस मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, कई लोग इसी चीज़ को वो करके अपना जीवन यापन करने लगते हैं। वह इस ओर देखते ही नहीं कि उन्हें एहसास भी नहीं होता कि यह इतना ही आसान है जितना किसी पक्षी को जमीन से 30 फीट की ऊंचाई पर या जमीन पर इतनी ही दूरी पर गोली दागना है। कुछ लोग अभिलाषापूर्ण विचार करते तो हैं, लेकिन वे अपने आप में प्रभावहीन होते हैं क्योंकि उनमें ताकत का घटक अनुपस्थित होता है। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो सचमुच आगे बढ़ना चाहता है और ऐसे लोगों को की संख्या कम नहीं, तब आपको एहसास होगा कि इसकी इच्छाओं को की पोटली के पीछे अत्यधिक ताकत भी होती है। उन लोगों के लिए राह आसान होती है और इनका बड़ा कारण यह है कि अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जो बदले में उनकी चुंबकीकरण और समन्वयकरण द्वारा उनकी इस अत्यधिक इच्छा को चेतन मन की विद्युतीकृत दृष्टि से रूपांतरित कर देती है। इसलिए ध्यान रखें, आप अपना ध्यान जिस भी चीज पर केंद्रित करेंगे या अपनी कल्पना को स्थिर रूप से जिस पर भी एकाग्र करेंगे, जिससे अपनी संतुष्टि के लिए कोई भी प्रमाणित कर सकता है, ये परिणाम चुंबकीय, विद्युतीय या किसी ऊर्जा से मिलते हैं। यह अभी भी अनिश्चित है, लेकिन मनुष्य के विचार आकर्षण की परिभाषा ना दे सकने के बावजूद इसकी अभिव्यक्ति का हर किन्हीं देखी हर कहीं देखी जा सकती है। यह अपने आप में विद्युतीय क्षेत्र जैसी है। हम ठीक से नहीं जानते कि विद्युत क्या है, फिर भी हमें पता है कि विद्युत उत्पादक उपकरणों जैसे विभिन्न पदार्थों द्वारा इसका निर्माण कैसे किया जाता है। हम हर बार लाइट खोलने या स्विच खोलने पर विद्युत को अभिव्यक्त होते देखते हैं। तो एट द एंड सब वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है
और जब आप मेडिटेशन करने लगते हो, अपने आप से कनेक्ट होने लगते हो, अपने आप को शांत करने लगते हो, अपने ऊपर काम करने लगते हो, समझने लगते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका मन शांत है, अवेयरनेस में आ जाते हो, प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग जाते हो, पास्ट इज ओवर नाउ को समझ गए हो, मतलब पास्ट बीत गया, भविष्य है वो अच्छा ही आ रहा है। और एक संतुलन आ जाता है आपके मन में, संतुलन आ जाता है आपके तीनों गुण में, रजस गुण, तमस गुण, सत्व गुण, आप बैलेंसिंग फील करते हो, अपनी फेमिनियन एंड मस्कुलिन एनर्जी में बैलेंसिंग फील करते हो। तो आप बहुत अच्छे से इन वाइब्रेशन को, एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को महसूस कर पाते हो। इसी प्रकार जैसे विद्युत को आप देखते हो, आपको नहीं पता कैसे काम कर रहा है, बट ये काम कर रहा है, तो वैसे ही आप इससे कनेक्शन फील करने लगते हो। तो एट द एंड अपने ऊपर वर्क करना है आपको, अपने आप को समझना, अपने साथ बैठना है, तब आप ये मानसिक तस्वीरों की कला ऐसे चुटकियों में सीख, आपको इतनी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये सारी चीज़ तो बस एक विश्वास उत्पन्न कर रही है, बाकी ये सारी चीज़ों पे मुझे पहले ही विश्वास है। बस एक ये था कि इस बुक में ऐसा क्या दे रखा है तो मुझे पढ़नी थी। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट से काफ़ी एग्जाम्पल दे के समझाया गया है। बाकी बस ये छोटी छोटी चीज़ों को ही समझना है कि विद्युत है, आप जैसा तस्वीर डालोगे, आप जितना उस पर विश्वास करोगे वो चीज़ हो जाएगी। इसी चीज़ को बार बार अलग अलग लोगों के एग्जाम्पल्स, कभी स्पोर्ट्स के, कभी चिकित्सा के, कभी व्यापार के, कभी शेयर्स के, यानी फॉरेन में जैसा कल्चर हो उसी टाइप के एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। तो भाई अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो, चीज़ें हो जाएगी आसान। बाकी ये इंटेंशन, मैंने ये सुझाव लिया कि मैं इसको कंप्लीट करूँगी तो मैं अपना कर्म करूँगी और इसको पूरा करूँगी, क्योंकि ये मैंने इंटेंशन सेट की है, तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। और क्योंकि मुझे ये पूरा करनी है तो आइए पूरा करते हैं, आगे देखते हैं क्या बताया गया है। सॉरी। हालांकि किसी भी आम व्यक्ति के लिए किसी चीज पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है। कठिन नहीं है, जब आप मेडिटेशन करने लगते हो, अपने आप से जुड़ने लगते हो, तब आपको कठिन लगे, शुरुआत में कठिन लग सकता है। शुरुआत में आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी से बार बार प्रयास करना पड़ेगा अपने आप बैठने के, अपने साथ बैठने के लिए। उससे क्लैरिटी आएगी, आपकी सोल क्या चाहती है वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, वो चीज़ आपकी मानसिक इसमें आएगी, वो आपको आप उन चीज़ों को आप डिकोड कर पाओगे और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली जियोगे। तो ये कठिन आपको सिर्फ शुरुआत में लग सकता है, पर कोशिश करते रहिए, एक दिन इतने शांत, इतने आसानी से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे ना, बिना बुक पढ़े ये ज्ञान अंदर से निकलेगा। फिर मानसिक तस्वीरों को लंबे समय तक कायम रखने की तो बात ही क्या करें। आप देखेंगे कि आपके मन में अत्यधिक तेजी से, एक मिनट, सॉरी कोई आ गया था तो मुझे थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ा। आइए आगे रीडिंग करते हैं। तो हम बात कर रही थी कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, स्टार्टिंग में हो सकते हैं, उसका आगे लेखक क्या है, लेखक ने अपने शब्दों में कैसे कहा है उस चीज़ को समझते हैं। आपकी पढ़ी, देखी व सुनी हर चीज़ आपको प्रभावित करती है और इसके परिणाम स्वरूप इस रचनात्मक शक्ति का समन्वयकारी सम मतलब कि पूरा इसे मिलाकर हिस्सा इन सभी बिखरे हुए तत्वों को एकत्रित कर आपकी इच्छा की स्पष्ट व गतिशील तस्वीर बनाने की जगह अस्पष्ट ढेर का रूप दे देता है। मतलब शुरुआत में ऐसा होता है थोड़ा सा कि आप प्रॉब्लम फेस करते हो। इसके द्वारा हम ऐसी तंत्र प्रणाली तक आते हैं जिसके द्वारा कोई भी आप अपने विचारों को इतना केंद्रित कर सकता है जिससे अवचेतन मन की गहनतम गहराई तक प्रविष्ट हो जाए। मैं बहुत से उद्योग प्रमुखों, व्यापारियों तथा बैंकरों के निजी कार्यों में गया हूँ और बहुत से ही इस विश्वास के विज्ञान को समझ चुका हूँ। मुझे इन महान फॉर्मों के अंतर्भाग में दिखी तस्वीरों, चित्रों, नारों और कुछ प्रतिमाओं ने काफी प्रभावित किया। एक उपयोगी व्यवसाय के प्रमुख के दफ्तर में उद्योग से संबंधित पूर्व प्रमुखों के चित्र लटके थे। एक अन्य ऑफिस में इतिहास के महान कोष प्रबंधकों के चित्र मौजूद थे। कुछ अन्यों में नेपोलियन की प्रतिमाएं थी, तो एक अन्य में छोटे मंदिर या बुद्ध की बड़ी आकार वाली प्रतिमाएं थी। मैंने ऐसे भी ऑफिस देखे हैं जिसमें दीवारों पर ऐसे नारे लिखे थे जैसे हम असंभव कार्य करते हैं, कहीं भी कभी भी, अगर यह हो सकता है तो हम कर सकते हैं, अभी करो, खुद शुरुआत करें। हेलो एवरीवन, एक्चुअली मेरे फादर ने आवाज़ लगा ली थी, मैं कुछ टीवी का
टीवी में कोई चैनल लगवाना था, तो इसलिए मैं अंदर गई थी। सो हम कहाँ पर थे? हाँ, व्यवसाय का नेपोलियन कहे जाने वाले एफ, मतलब थोड़ा सा पीछे से रीड करते हैं जिससे एक कनेक्शन बन पाए। जैसे हम असंभव कार्य करते हैं कहीं भी कभी भी, अगर यह हो सकता है तो हम कर सकते हैं। अभी करो, खुद शुरुआत करो, ना कि दुम जल्ला बनने का इंतजार करें। ऐसी खबर थी कि व्यवसाय का नेपोलियन कहे जाने वाले एफ.डब्ल्यू. बुलवेट को निजी कार्यालय नेपोलियन के अध्यक्ष कक्ष की नकल था। निसंदेह आपने भी ऐसे प्रदर्शन के बारे में कुछ देखा या सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका सिर्फ एक जवाब हो सकता है कि यह निरंतर याद दिलाता रहता है कि इससे कक्ष में बैठने और इससे मिलने आने वाली के सामने हमेशा वह तस्वीर रहती है कि वे सफल होंगे। जब भी यह कक्ष पर नजर डालेंगे, उन्हें वह आदर्श वाक्य व नारा दिखाई देगा। अपने मेज पर बैठे नेपोलियन का उसे देखना दिखाई देगा। छोटे से मंदिर को देखकर उसे आध्यात्मिकता की अनुभूति होगी। दूसरे शब्दों में, अधिकारी अपनी कल्पना को उत्साहित करने के लिए यंत्रों का रूप ले में उपयोग करते हैं। तस्वीरें जो उन्हें प्रेरणा दे या सुझाव की ऐसी शक्ति की श्रृंखला जो उसके अवचेतन मन तक पहुंच सके। बहुत से डॉक्टरों के ऑफिसों में चिकित्सा जगत के महान व्यक्तियों या मेडिकल स्कूलों के प्रसिद्ध शिक्षकों के चित्र टंगे होते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या चिकित्सकों को इन चित्रों की आधारभूति की शक्ति का एहसास है। जब आप यह समझ जाएंगे कि अवचेतन सटीक ढंग से उसी सुझाव का बाहरी प्रकटीकरण होता है जो उसे सबसे अधिक प्रभावित करता हो, तभी आप किसी एक सुझाव को निरंतर दोहराने की आवश्यकता को समझ सकेंगे। अन्य महान व्यक्तियों की भांति थॉमस एल्वा एडिसन भी निश्चित ही निरंतर दोहराने के मूल्य को जानते और उसका उपयोग करते होंगे। इसे आविष्कारक के जन्म के 100वें जन्मदिन का उत्सव समारोह मानते हुए 8 फरवरी 1947 को उनकी मृत्यु पर सील किया गया उनका डेस्क खोला गया। उनमें अन्य वस्तुओं के कागज का एक टुकड़ा भी था जिस पर वह उक्ति लिखी थी, आप मुंह में गए जो नाहा को याद कीजिए, वह सुकुशल बाहर निकल आया था। एडिशन ने इस उक्ति पर काफी विचार किया होगा, तभी वह इससे इतने प्रभावित लगते हैं, अन्यथा वह इसे हर समय अपने सामने डेस्क पर नहीं रखते। मैंने इच्छा और सुझाव के इस तत्व को सब्जियों या फूलों के बीज बोने में उपयोग किया। एक बार जब जमीन तैयार हो जाए और उनमें नन्हे बीज डाल दिए जाए तो उन्हें जड़ पकड़ने व अंकुरन आरंभ होने में कोई देर नहीं लगती। वे जमीन से उभरते को दृढ़ संकल्प ले लेते हैं। मिट्टी से बाहर निकलने पर वे सूर्य के प्रकाश व नमी को तलाशते हैं। इसके लिए बाधाएं कोई मायने नहीं रखती। यदि वे किसी पत्थर या लकड़ी के टुकड़े को एक ओर नहीं धकेल पाते तो स्वयं को इसके इर्द गिर्द बढ़ा लेते हैं और उनके आसपास उगने लगते हैं। वे सफल व प्रबलित होते हैं और तब तक फल, सब्जियों व फूल देते रहते हैं जब तक कोई महान शक्ति उसका नाश नहीं कर देती। चूंकि हम प्रकृति के रहस्यों के प्रति जागरूक नहीं होते, इस कारण बहुत समय पहले अंधेरे में दबाए बीज को तभी देख पाते हैं जब वह धीरे धीरे विकसित होते अपने को इतना नहीं उभार लेता जब वह कोई खूबसूरत या उपयोगी चीज बन सके। इनका पोषण करे, प्रवाह करे, इन्हें धूप व पानी प्रदान करे और वह पूर्णतः विकसित हो जाएंगे। याद रखिए, ये अपने रूप में हो या संकर जैसे होते हैं वही प्रदान करते हैं। अंत या अवचेतन मन में आपके द्वारा आरोपित सुझाव होता है, इसके परिणाम शुद्ध व जटिल होते जो मूल बीज पर आपके इस पर केंद्रित रहने पर निर्भर करते हैं। दूसरे शब्दों में, उचित विचारों को रोपे, उस पर उचित ध्यान दे और उसे विचार के ठोस ठहराव से पोषित करना अपनी आदत बना ले, जो हमेशा ही परिणाम की ओर निर्देशित हो और यह एक विशाल शक्ति के रूप में विकसित होगा
और सभी बाधाओं का सामना करने के साधन के तरीके स्वतः खोज लेगा। इसकी जड़ें व गहरी इसकी जड़ें और गहरी होकर अपने लिए और स्थान बना लेगी, जिस पर विकसित होकर और विस्तार लेकर यह अपने पत्तों का और अधिक प्रदीपन कर सके। यह इच्छा ही है जिसके कारण संसार ने प्रगति की है। यह ना होती तो सब हम सब आज भी पाषाण युग में जी रहे होते। यानी हमारी निर्णय शक्ति, इच्छा, डिसीजन मेकिंग शक्ति भगवान ने हमें ही दी है। और ये नहीं होती तो हम वैसे ही जैसे पाषाण युग प्रारंभ में रहते थे जंगलों में, आज हम वैसे ही जीते। बट हमारी इच्छा शक्ति के बलबूते ही आज इतनी टेक्निकल सुविधाएं, आधुनिकता आई हुई है और हम एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आराम से जी रहे हैं चीज़ों को। हमारी आज की दुनिया में सभी कुछ इसी इच्छा का परिणाम है। निसंदेह इच्छा स्वयं जीवन का प्रेरक बल है। यह आपको हर जगह, पशुओं के राज में, सभी तरह के पौधों के जीवन में, मनुष्य के सभी कार्यों व व्यवहार में दिखाई देती है। जिसने जो इच्छा रखी है उसका जीवन वैसा ही चल रहा है। भूख खाने की इच्छा को, गरीबी अमीर होने की इच्छा को, ठंड गर्मी पाने की इच्छा को और असुविधा आसान व कुशलता की इच्छा को प्रोत्साहन देती है। यस। मनुष्य के सभी कार्यों की निर्माण शक्ति इच्छा ही है। इसके बिना कोई भी अधिक दूरी तक नहीं जा सकता। व्यक्ति में जितना उत्साह होगा उसकी इच्छा भी उतनी ही तीव्र होगी और उसकी समाप्ति भी उतनी ही तीव्र होगी। यहाँ पे मैं अपने शब्दों में कहूँ, यार अपने आप को डिवाइन से जोड़ो। जितना आप डिवाइन से जुड़ते जाते हो तो जो आप रियल में करने आए हो ना वो आप करने लगते हो और आपकी इच्छाएं वही बनती है, आप निर्णय वही लेते हो और दुनिया को बहुत अच्छी चीज़ें देकर जाते हो। अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा करके जाते हो, करते हो। यह अशिक्षित गड्ढा खोदने वाले और उसे काम करने वालों के बीच, क्लर्क और अधिकारी के बीच, असफलता और सफलता के बीच अंतर चिन्हित करती है। अंततः आपको शुरुआत हमेशा इच्छा से करनी चाहिए। ध्यान रखें कि विश्वास के जादू द्वारा आप वह पा सकते हैं। इसकी तस्वीर आपके मन की आंखों में होगी। ऐसा तंत्र मौजूद है जिससे आपको पर्दे पर अपनी इच्छित तस्वीर को आपके अवचेतन मन के पर्दे पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होने और आपको सभी ध्यान भटकाने वाले विचारों, नकारात्मक विचारों, किसी भी तरह के भय संदेश को उत्पन्न करने से रोकने में मदद करती है, जो अन्यथा आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर सकती है। आप बहुत लोअर फ्रीक्वेंसीज भय से जी रहे हो, गिल्ट या पेन से जी रहे हो, आप अपने साथ एक बार बैठना स्टार्ट करो, ये चीज़ें वैसे ही अंदर से निकलने लगती है। कोई कर्मा के कारण होगी या किसी भी रीजन से होगी या किसी इंसिडेंट या ट्रोमा के कारण आपके अंदर ये भय वाली या किसी ना किसी नेगेटिविटी आपके अंदर बैठ गई है, वो आपके मेडिटेशन करने से जैसे आप अपने आप से जुड़ने लगते हो वैसे वैसे आप बाहर निकलने लगते हो। और एक प्रेयर है यहाँ पे, आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, फॉरगिवनेस प्रेयर है। तो आप इसके 4 स्टेटमेंट को जब रिपीट करते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, तो ये एक हीलिंग प्रेयर है। तो जैसे जैसे आप इसको करते हो तो आपके अंदर की नेगेटिविटी अपने आप ही ऊपर उठ के बाहर निकलने लगती है। आप इसके बहुत सारे यूट्यूब पर स्टोरीज देख सकते हो। होपोनोपोनो प्रेयर जब भी आप लिखोगे, हाँ, होपोनोपोनो प्रेयर की सक्सेस स्टोरी तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी। या होपोनोपोनो प्रेयर क्या है आप तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो अगर कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस है, ये प्रेयर आराम से हील कर देगी। कोई नेगेटिविटी, ये प्रेयर आराम से हील कर देगी। उसके बाद आप अपनी इस विश्वास की निर्णय लेकर, इच्छा लेकर विश्वास कीजिए और उसकी एक मानसिक तस्वीर यहाँ पे बनाए रखिए। एक दिन वो चीज़ आपके साथ होने लगेगी। एक दिन आप वैसा ही लाइफ जीने लगोगे जैसा आपने इच्छा की थी, निर्णय लिया था और उस पर विश्वास किया था। चलिए अब इस तंत्र को समझते हैं। 3 या 4 सूचकांक कार्ड लीजिए। साधारण आकार के बिजनेस कार्ड भी चलेंगे। अपने ऑफिस या अपने घर, अपने कमरे या कोई भी और ऐसा स्थान जहां आपको एकांत मिल सके वहां बैठ जाएं और अपने आप से पूछे सब चीजों में आपकी इच्छित वस्तु कौन सी है। जब उत्तर आए और आप सुनिश्चित हो कि यह आपकी सर्वोच्च इच्छा है तो सबसे ऊपर वाले एक कार्ड पर उसका शब्द चित्र बना ले, यानी पेंटिंग बना ले। 1 या 2 शब्द पर्याप्त रहेंगे। नौकरी, अच्छी नौकरी, अधिक पैसा,
मेरा अपना घर यानी शब्द चित्र, यानी उनको वर्डिंग देनी है, सॉरी। इसके बाद बाकी सभी कार्डों पर मूल शब्द चित्र की प्रतिलिपि बनाई, यानी अब पिक्चर क्रिएट करके उस पर लगानी है। इसे अपने बटुए या हैंडबैग में रखे, दूसरे को अपने बिस्तर के पास रखे और अपने बिस्तर से बांध ले। एक को अपनी दाढ़ी बनाने के शीशे या ड्रेसिंग टेबल या इसके बाद एक को अपने डेस्क पर रख लीजिए। ध्यान रखिए कि यह सफल अधिकारियों का चलन है। वे अपनी ऑफिस में तस्वीरें, आदर्श वाक्य, नारे, प्रतिमाएं व मूर्तियां रखते हैं। आपको यह बात समझनी होगी कि इन कार्डों का उपयोग करते हुए आप उसी शक्ति को अधिक ठोस रूप से उपयोग कर रहे हैं। यह पूरा विचार जैसा आप समझ चुके होंगे कि इसलिए जिससे दिन के हर घंटे में मानसिक तस्वीर आपकी आंखों के सामने रहे। रात को सोने से पहले, ठीक पहले व सुबह जागने के बाद अपने विचारों पर कुछ अधिक शक्ति के साथ एकाग्रचित हो, यानी देखें बार बार कि आप वैसे ही हो गए हो, वैसा ही जीवन जी रहे हो, लेकिन 24 घंटों में से केवल इन्हें 2 अवधि तक सीमित ना रहे। आप इस पद्धति द्वारा अपनी इच्छा का जितना अधिक मानसिक दर्शन करेंगे, उसके ऊपर होने की गति में उतना ही अधिक वृद्धि होगी। शुरुआत में आपको शायद पता नहीं होगा कि इसके क्या परिणाम होंगे। इसके बावजूद आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चेतन मन पर छोड़ दे, जिसका संपर्क और द्वार व अवसर में खोलने के अपने तरीके हैं, जिसके बारे में आपने अनुमान भी नहीं लगाया होगा। तो बस करके तो देखिए, हो गया तो और भी बढ़िया है, और नहीं हो रहा तो आपका क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, बट ऐसा होता है। बिलीव कीजिए और करना स्टार्ट कीजिए। आपको सबसे अप्रत्याशित स्रोत से सहायता मिल सकती है। बाकी आप अपनी वाइब्रेशन और एनर्जी पे काम करते हो तो वैसे ही आपकी लाइफ में चीज़ें आने लगती है। आपके अंदर जितना स्पेस क्रिएट होगा, जितने आप खाली होते जाओगे, वैसे ही आपकी लाइफ में चीज़ें वैसे ही आने आराम से आने लगेगी। तो आप इन चीज़ों की सहायता लेके भी चीज़ों को अपनी लाइफ में ला सकते हो, या फिर आप बस अपनी आप हीलिंग कीजिए, फॉरगिवनेस लाइए, गॉडेस नेचर लाइए अपने अंदर, अपनी एनर्जी हाई रखिए, अपने आप को जो ट्रॉमा है, पेन है, इनर चाइल्ड पेन है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, उसको हील करते जाइए, वैसे ही आप ठीक होते जाएंगे। वह विचार जो आपके कार्यक्रम को पूरा करने में उपयोगी हो सकता है, वह आपको सबसे अप्रत्याशित समय पर हासिल होगा। आपको अचानक किसी ऐसे व्यक्ति का फोन करने का विचार आ सकता है जिसके बारे में आपको लंबे समय से नहीं सुना हो, यानी इंट्यूशंस आएगी कि आप ऐसे कर सकते हो, ये चीज़ आपकी लाइफ में ऐसे आ सकती है, तो ये एक्शन लीजिए, यानी इनर गाइडेंस आएगी। आपको खुद से ही वो मन करेगा, यानी मेहनत होती है कि बस करना है, दिन रात मेहनत इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी जब वो इनर इंट्यूशन से जुड़ेगी कि भाई हाँ करना है, मैं कर सकती हूँ। तो इनर गाइडेंस को फॉलो करना आपको आ जाएगा, और इसको समझने के लिए जब आप मेडिटेशन कीजिए, वैसे ही आप अपनी इनर गाइडेंस से जुड़ते जाएंगे। आपको अखबार पढ़ने या रेडियो सुनने की अंत प्रेरणा हो सकती है, वह जो भी विचार हो उसके अनुसार काम करे। तो जो भी विचार, जो भी इंट्यूशंस आएगी, उसको फॉलो करना है आपको। बहुत से सफल लोगों को रात के समय ही विचार आए हैं और वे इसे फौरन एक पैड पर लिख डालते हैं, आप लिख भी सकते हैं, जिससे वे इसे भूल ना जाए। बाकी मेरा यहाँ पे थिंकिंग है, जो आपकी इनर कॉलिंग होती है वो आपको वैसे ही याद रहती है, आपकी अंदर की गाइडेंस को आप वैसे ही नहीं भूल पाते हो। अगर आप डिस्टर्ब चल रहे हो, ट्रोमा में चल रहे हो, या पेन है, या आप लोअर फ्रिक्वेंसी से अपनी लाइफ को जी रहे हो, यानी लोअर फ्रिक्वेंसी पेन, ग्रीफ, सैडनेस और सेल्फ लव ना होना, तो इन एनर्जीज के कारण अगर कभी कभी गाइडेंस आ भी जाती है तो आप उसे भूल जाते हो, तो लिखना आपको बेहतर है। बाकी आप अपने ऊपर जैसे जैसे काम करने लगते हो तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आपकी इनर गाइडेंस आपको हमेशा ही याद रहती है। बहुत साल पहले इस विज्ञान का संगोपांग समझने से पहले मैं एक अधिकारी के साथ संबंधित था, जो सुबह अपनी डेस्क पर पहुंचने के बाद अपनी जेब से नोट्स निकालना आरंभ कर देता। कुछ ही मिनटों में चीजों को गुनगुनाहट आरंभ होने लगती। इन नोट्स में विभिन्न विज्ञापन साधकों से संबंधित टिप्पणियां, बिक्री अभियान की रूपरेखा, नई खरीद या बिक्री संगठनों का पुनर्विन्यास भी लिखे, लेकिन वे सभी सफलता हासिल करने में योगदान देंगे। अपने बिस्तर के निकट पैड या पेंसिल रखें, और यदि रात को भी कोई विचार आए तो उसे फौरन लिख ले, जिससे सुबह तक आप उसे भूल ना जाएं। मुझे याद है जब मुझे याद है मैंने इस विज्ञान का उपयोग उस
फर्म को बेचने के लिए किया था, जिसका मैं उपाध्यक्ष था। मेरे टिप्पणी आरंभ करने से पहले सभी कर्मचारी अर्धचंद्र स्थिति में बैठे जाते, जिनमें मैं सबको अपने कागज व पेंसिल लेने को कहता था। उनमें से अधिकांश लोगों को विचार था कि मैं चाहता हूँ कि ये नोट्स ले, लेकिन वह मतलब कि देखकर हैरान रह जाते। जब मैं उन्हें यह लिखने को कहता कि वह जीवन में क्या चाहते हैं, मैं उनसे कहता कि यदि वे ऐसा करेंगे तो उन्हें वह तरीका बता सकता हूँ जिससे वे उसे हासिल कर लेंगे। उनमें से 2 या 3 युवा हंसने लगते, लेकिन एक बड़ी उम्र का व्यक्ति जिसे मेरी पूरी ईमानदारी का एहसास था, उसने वही किया जो मैंने कहा था। युवाओं को मेरे सहज भाव से कहा, यदि आप लोग अपनी नौकरी पर रहना चाहते तो वही करें जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इस तरकीब से काम नहीं किया तो हम सब सड़क पर होंगे। तब उन्होंने आज्ञा का पालन किया। मैंने उनसे कहा कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। मीटिंग के बाद एक युवक मेरे पास हंसने के लिए माफी मांगने आया। मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं बॉब, लेकिन पहली बार मैं यह बहुत बचकाना लगा। उसने कहा, कल्पना कीजिए कि मुझे नई कार सिर्फ लिख देने भर से मिल जाएगी, लेकिन जब आपने इस विचार को अमूल चूल बताया, मुझे लगता है कि तब यह समझ आया। कुछ वर्षों बाद वह युवक मेरे घर आया और बोला वह मुझे कुछ दिखाना चाहता है। बाहर पटरी के किनारे उसकी महंगी कार खड़ी थी। वाओ! आगामी वर्षों में मुझे वह अवसर मिला। मैंने उस मीटिंग में शामिल लोगों से पूछा कि क्या उन्हें वह मिल गया जो उन्होंने लिखा था। बिना अपवाद हर व्यक्ति को मिल गया था। एक व्यक्ति किसी खास देश की नागरिकता वाली पत्नी चाहता था, उसे वह मिल गई और अब परिवार उसके 2 बेटे भी हैं। एक अन्य व्यक्ति ने काफ़ी बड़ी धनराशि लिखी थी, उसे वह मिल गई। एक ने बीच कॉटेज की इच्छा जताई थी, दूसरे बेहतर घर की आदि। धीरे-धीरे वर्ष बीतने के साथ ही उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने अच्छा पैसा कमाया है। उनमें से कुछ की मासिक आमदनी उससे भी अधिक थी, जितना उन्होंने उससे पहले जीवन भर में कमाया था। जो उसी व्यवसाय से जुड़े बहुत से अन्य लोगों के लिए अचरज की बात थी। मैं यह बात जोर देकर कहूँगा कि आप कार्ड पर लिखे उन शब्दों का अर्थ किसी को ना बताएं और ना ही अपनी इच्छा से संबंधित कोई संकेत दें। यानी अपने आप तक रखो जब तक चीज़ें नहीं हो पाती है, क्योंकि लोअर एनर्जीज भी वर्क कर रही है हमारे इस पृथ्वी पर और हायर फ्रिक्वेंसीज भी। तो अब सामने वाला बंदा किस लोअर एनर्जीज, मैं नहीं कह रही हूँ कि इससे बुरा होगा या वैसे कुछ होगा, बट अगर सामने वाले को आप बताते हो और वो लोअर एनर्जी से वर्क कर रहे हैं तो उस लोअर एनर्जी का वो जेलसी वाली एनर्जी भेज सकते हैं या कुछ ऐसा, मतलब समथिंग कि वो काम वहीं रुक जाता है और आपका विश्वास भी डगमगाने लगता है, आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी में आप थोड़ा सा असहज हो जाते हैं। तो इसलिए अपने आप तक ही रखें शुरुआत में। बाकी आपकी खुद की इच्छा होती है, आपका मन क्या कहता है। मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग में अपने आप तक ही रखनी चाहिए चीज़ें, होने के बाद तो वैसे ही सबको पता चल जानी है। ऐसा करना आपके लिए विनाशकारी हो सकता है, यानी बताते हो तो। इस विज्ञान को और अच्छी तरह समझने पर आप जान जाएंगे कि किस तरह वैचारिक कंपन वही लाइन आ गई कि वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, वैचारिक कंपन, चेतन या अवचेतन या किसी दूसरे की ईर्ष्या या अन्य कारण से आपकी इच्छा के विरोध में कार्य कर सके। ये लाइन मैंने सच्ची में नहीं पढ़ी थी और यही लाइन इसमें लिखी हुई है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। उदाहरण के लिए मुझे अपना डॉक्टर मित्र याद है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दिनों में नौसेना में नौकरी के लिए आवेदन किया था। उसने अपना ऑफिस बंद किया, सबको अपने नौसेना में जाने की बात बताई, जिसके बाद उसके लिए बहुत सी पार्टियां दी गई और उसे उपहार मिले। उसने बाद में मुझे हंसते हुए बताया, इससे मुझे यह शिक्षा मिली कि अपनी योजनाओं या इच्छाओं के बारे में किसी को मत बताओ। मुझे नौकरी प्राप्ति का पत्र 2 साल बाद मिला, यानी कितना उनका काम आगे बढ़ गया। इस दौरान मुझे अपनी निजी प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ी। विदाई के इतने सारे उपहार मिलने के बाद 2 साल तक घर का इंतजार करते रहना बेहद शर्मनाक रहा। सच तो यह है कि आप जो करने वाले हैं उसके बारे में बात करने से आप उस पर बल को बिखेर देते हैं, यानी अपनी एनर्जी फ्रिक्वेंसी को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो अभी आपकी एनर्जी आपको बढ़ानी है, अभी आपको अपनी एनर्जी पे वर्क करना है।
जाओ और किसी को मत बताना, आज भी उतना ही सत्य है। पाठकों को याद रखना होगा कि अनर्गल शब्द, मंजो जब्बो, जाप मंत्र और अभिकथन के बारे में मैंने क्या कहा था। ऐसा करके आप उद्गतिक बलों को, अपने अवचेतन को प्रोत्साहित करने के लिए काम में लगा सकते हैं। यानी कि जो हमारी मंत्र साधना, मेडिटेशन, इसमें हम अपनी एनर्जी, यानी एट द एंड वही जो मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी एनर्जी, अपनी फ्रिक्वेंसी पर काम करना, अपनी एनर्जी बढ़ानी है। इन शब्दों या उक्तियों को चुपचाप दोहराए जाए, जोर से, या आपके अवचेतन मन को यकीन दिलाने की एक पद्धति भर है। आत्म सुझाव चाहे जिस भी रूप में हो, इसका प्रारूप बदलने का एकमात्र तरीका है। अवचेतन अत्यधिक ग्रहणशील होता है और यह हर उस प्रस्ताव पर पर विश्वास कर लेता है जिसे आप इसके सामने पेश करें, फिर चाहे वह सत्य हो या असत्य, सकारात्मक हो या नकारात्मक। हमने ये पहले वाली वीडियोस में भी की। नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। एट देन लोअर फ्रिक्वेंसीज, हायर फ्रिक्वेंसीज, एट देन फ्रिक्वेंसीज ही काम कर रही है। एक बार जब ये अवचेतन मन में अंकित हो जाते हैं तो वे अपनी संपूर्ण साधना व ऊर्जाओं द्वारा उन्हें विकसित जीवन में प्रकटीकरण की दिशा में काम करने लगता है। आप अवचेतन को अपने विचार जितने सरल रूप में बताएंगे उतना ही अच्छा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अप्रसन्न हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करें, मैं प्रसन्न हूँ। इसके लिए आपको कार्ड्स की आवश्यकता नहीं है, बस इसे अपने आप से 20 या 30 बार कहें। मैं मजबूत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे पूरा यकीन है, मैं मित्रवत हूँ, सब ठीक है। ये कुछ सरल अभिकथन जिसका आप अपने मानसिक दृष्टिकोण को बेहतरी के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि इस प्रभाव को स्थायी बनाना है तो आपको इस अभिकथन को तब तक जारी रखना होगा जब तक आपको इच्छित परिणाम नहीं मिल जाते। दोहराने से स्थिर लक्ष्य वाले व्यक्ति के समक्ष आपकी उसकी इच्छाओं या आदर्शों में तस्वीरें स्पष्ट हो जाती है, जिससे यह आपके अवचेतन मन में गहराई तक दब जाता है। इसके फलस्वरूप उसकी सृजनात्मक पुष्टिकरण शक्ति की बदौलत वह न्यूनतम समय व न्यूनतम भौतिकी प्रयासों द्वारा अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। तो अब जो स्टोरीज के माध्यम से बताया था, अब उनको वर्डिंग के माध्यम से उन ज्ञान को, कि आपको ये चीज़ समझनी है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। मान लीजिए आप एक बेहतर नौकरी या पदोन्नति चाहते हैं, तो सिर्फ एक कार्ड ही उपयोग ना करें, बल्कि आपसे निरंतर व लगातार कहें कि आपको यह नौकरी मिल जाएगी, यानी बिलीव करें। यदि आपने इस विज्ञान को स्वीकार कर लिया होगा, आपका मानस दर्शन पहले ही कर चुके होंगे, लेकिन इन्हें दोहराने का अर्थ इस सुझाव को अपने अवचेतन मन में गहरे व पूर्णतः प्रवेश करवाना है। इसकी तुलना लकड़ी के तख्ते में कील ठोकने से की जा सकती है। पहला कदम कील को सही स्थान पर रखना, लेकिन हथौड़े की कुछ दमदार चोटें कील को अंदर प्रविष्ट करा देगी। वैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाती है धीरे धीरे। हमेशा याद रखें, अवचेतन मन उन्हीं चीजों को स्वीकार करेगा और आगे ले आएगा जो करने के निर्देश शक्तिशाली होंगे। दोहराव द्वारा विकसित व्यक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण मीलो और बिछड़े की कहानी है। मीलो रोजाना बिछड़े को कंधे पर उठाता था और ऐसा करते हुए एक दिन ऐसा भी आया जब उसे पूर्ण वयस्क बल का को उठा लिया वयस्क बैल को उठा लिया। इस तरह के भौतिक वस्तु के बारे में इसी तरह के, माय गॉड, 4 पेजेस और बचे हैं गाइस, बट हम रीड करते हैं। आप जानते होंगे कि एक बार में एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। आपको मन उसी म्यान की जैसा है। यदि आप अपने मन में सकारात्मक, शक्तिशाली, रचनात्मक विचार रखेंगे तो आपको अधिक नकारात्मक विचार या संदेह की जगह नहीं रह जाएगी। अपने मन को एक दरवाजे जैसा माने और उसकी चाबी सिर्फ आप है। अब यह फैसला आपको करना है कि यह दरवाजे में कौन भीतर आएगा, यानी आप पर सकारात्मक या नकारात्मक किस तरह के विचारों का प्रभुत्व हो रहेगा, और इनमें से किन्हें स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपका अवचेतन मन इन्हीं विचारों के कंपन पर प्रतिक्रिया जो देगा जो आप में सबसे मजबूत होंगे। वैकल्पिक रूप से अपने मन की तुलना पूरी तरह से स्वच्छ व निर्मल पानी से भरे टैंक से कीजिए। आप बिना पानी को हिलाए उनमें कोई वस्तु नहीं डाल सकते हैं जिससे टैंक का पानी बाहर निकल आएगा।
जब आप नकारात्मक विचारों या संदेह को अपनी चेतना में प्रवेश की अनुमति देते तो जाहिर है कि आपको कुछ शक्तिशाली सकारात्मक रचनात्मक विचारों को जाना होगा। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी सकारात्मक स्थिति को कमजोर कर देंगे। अंततः जब आप प्रतिकूल कंपनों को स्वीकार नहीं करते तब तक आपको अवचेतन मन आपकी देखी सुनी अनुभव की हुई किसी भी चीज के कारण अवरुद्ध नहीं होगा। दूसरे शब्दों में आपको अपने अवचेतन मन को हर समय सकारात्मक विचार देते रहने होंगे जिससे इसकी शक्तिशाली कंपन बाहर से प्राप्त सभी नकारात्मक व विध्वंसात्मक विचारों को दूर कर सके। अगर फिर भी इतना समझने के बाद भी अगर नेगेटिविटी आ रही है तो कोई पुरानी एनर्जी होगी जो अभी अंदर स्टोर होगी और वो निकलना चाहती है, तो वहाँ पे अपना टाइम ले, अपने साथ बैठे और अपने आप को हील करे, अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करे। इतना समझने के, इतना जानने के बाद भी चीज़ें आपके लिए नहीं हो रही है तो थोड़ा अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करिए। हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, चक्रा हीलिंग, अपने चक्रास को बैलेंसिंग करे, तीनों गुण को बैलेंस करे, रजस तमस और सत्व गुण को बैलेंस करें, फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करें, अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए जो आपको सामने चीज़ें आ रही है उसके प्रति एक्शन लेना स्टार्ट करें। देन आप उसके बाद इस पावर का यूज़ करोगे, अपनी इच्छा रखोगे तो ये चीज़ आपके लिए काम करेगी ही करेगी। वर्षों से दार्शनिक सीख रहे हैं यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें किस ऐसे काम या ऐसा करने में व्यस्त रहना होगा जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहे। फ्राइड का दावा है कि सिगमंड फ्राइड होंगे शायद ये, कि प्रसन्नता के, इसमें सिर्फ फ्राइड लिखा है, प्रसन्नता केवल दो क्षमताओं कार्य या प्रेम करने की क्षमता से उत्पन्न होती है। हाँ वही है। वे इसका यह स्पष्टीकरण देते हैं कि जब हम अपनी किसी आनंददायक कार्य या व्यक्ति को एकाग्र होते तो हमारा मन अवांछित कंपनों के इर्द गिर्द विचरण नहीं करता। यही कारण है कि बहुत से चिकित्सक व्यापारियों और पेशेवरों को कोई शौक विकसित करने के लिए कहते हैं जिससे वे अपने मन व चिंताओं व समस्याओं से संबंधित विचारों से हटा सके। बाकी लोग यात्रा पर जाने, नए दृश्य देखने, नए लोगों से मिलने व अपने अति चिर परिचित स्थानों जहाँ परेशान करने वाले विचारों के कंपन या जुड़ाव हो से दूर जाने की सलाह देते हैं। भाई दूर हो जाओ, ये कर लो, भाई इससे भागो, भाई नहीं करना, आपको एट द एंड अपने साथ ही बैठना है। मैं एक ऐसे वृद्ध दंपति को जानता हूँ, यानी ओल्ड कपल्स को जानता हूँ। ओह थोड़ा सा टाइम और लगेगा। मैं एक ऐसे वृद्ध दंपति को जानता था जिन्होंने नॉर्मैंडी आक्रमण में अपने इकलौते पुत्र को खो दिया था। पुत्र की मृत्यु की खबर के कई महीनों तक दंपति ने उसके कमरे को बिल्कुल वैसा ही रखा जैसा वह छोड़ा गया था। रविवार को वे फर्नीचर की साफ सफाई और उनकी चीजों को स्नेहपूर्व संभालने में घंटों बिताते। अपने पुत्र की स्मृतियों में निरंतर डूबे रहने वाले मन के कारण उनका कड़वे बूढ़े लोग बन जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। मैं अपने प्रियजनों को खो देने का मतलब जानता हूँ, लेकिन यह भी सीखा है कि बीते कल का दरवाजा बंद करना और उसे बंद रखना कितना जरूरी है। बंद यानी हील करना कितना जरूरी है। यहाँ पे हीलिंग को आप समझ गए। भूला नहीं जा सकता है बट उसके साथ वो चीज़ याद रहती है। बस वो एनर्जीज अपने अंदर से हील कर दो जो आपको फर्क डाल रही है। जैसे एडगर एलन प्रो ने द प्री मैच्योर ब्यूरिल में लिखा है, ऐसे भी क्षण आते हैं जब तर्कपूर्ण संयमी आंखों को हमारी दुखित मनुष्यता के संसार को नरक के आभास का अनुभव कराना होता है। कब्र में पहुंचाने वाले निर्दयी सैनिकों के आतंक को कतई काल्पनिक नहीं माना जा सकता, लेकिन उन्हें सुलाना ही होगा, अन्यथा वे हमें मार देंगे। उन्हें नींद से जगाना होगा, अन्यथा हमारा न्यास हो जाएगा। तो ये एक व्यक्ति के विचार है, तो उन्होंने इस चीज़ को और समझाया है, मतलब हील करना ही होगा। अब आप समझ गए होंगे कि हालात, वातावरण या और भौतिक उद्देश्य आपके जीवन में विचारों द्वारा किस तरह आते हैं। अब अपने इन दुलारे सपनों को सच बनाना आपके हाथों में है। मान लीजिए आप एक नया मकान चाहते हैं। आपकी पहली झलक देखते ही आपका भी कथन आरंभ कर दीजिए। आप जो चाहे कह सकते हैं और कुछ ऐसा कहे, मुझे यह नया मकान मिल जाएगा, मुझे यह नया मकान मिल जाएगा, मुझे यह नया मकान मिल जाएगा, और एक दिन आपको यह तरीका सूझ जाएगा जिससे वह मकान आपका हो सकता है। मतलब वो इंट्यूशन आ जाएगी, गाइडेंस आ जाएगी माइंड में। अगर आप सेल्समैन हैं और आपकी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं तो यानी वो लेखक बता रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को इस चीज को ही उनके द्वारा एक सजेशन दे रहे हैं।
तो उन कार्ड्स को उपयोग करें जिनके बारे में पहले बताया गया है। अपने आप से जितना संभव हो उतनी बार लगातार कहते रहिए कि आप अपनी बिक्री बढ़ाने वाले इसे पूरा जोर देकर कहें, बढ़ाने वाले हैं और इसे पूरा जोर देकर कहें। यह सुनने में अजीब लगता होगा, हमें आमतौर पर वह मिल जाता है जिसकी आशा हम करते हैं, और यदि आप अपनी बिक्री बढ़ाने की आशा करेंगे और अपने ऐसा करने पर विश्वास करेंगे, आपकी बिक्री इस तरह इज़ाफ़ा होगा कि कोई दृश्य मित्र आपकी मदद कर रहा हो। आशा रखने का विचार हमारे हर कार्यों में समाहित होता है। होप रखनी है, विश्वास रखना है। एक बीमा एजेंट ने इस विज्ञान का उपयोग करना आरंभ करने के 1 वर्ष के भीतर अपने व्यापार में 200 गुना से अधिक की बढ़ोतरी की। सेल्स मैनेजर ने मुझे श्री ब्लैंक को फ़ोन करने और तब तक ऑफिस वापस नहीं आने को कहा जब तक ऑर्डर न मिल जाए। यह कार्य पहाड़ तोड़ने जैसा कठिन था। जब सब जानते थे कि सेल्समैन को लेकर बहुत कड़ा रुख रखते हैं और उन्हें अधिक समय नहीं देते। फिर वह फिर हम बीमा व्यवसाय वालों की बात क्यों करें? फिर भी मैं जानता हूँ कि उनके पास बहुत सी जायदाद है जिनके लिए उन्हें अग्नि या हर तरह की सुरक्षा बीमा लेना होगा। अपने ऑफिस के सीढ़ियों उतरने से लेकर ग्राहक के ऑफिस की गली तक मैं लगातार अपने आप से कहता हूँ, फ्रेड तुम उन्हें बीमा बेच सकते हो, तुम बेच सकते हो। तुम्हें वे बहुत अच्छे बूढ़े की तरह स्वभाव करेंगे। बाकी लोग चाहे कुछ भी कहते हो, वे तुम्हारे साथ मृतवत होंगे। तुम उन्हें जो भी दोगे उसे वे स्वीकार कर लेंगे। मैंने इस विचार को सैकड़ों बार दोहराया। वे न केवल बेहद दोस्ताना रहे बल्कि $25,000 की पॉलिसी का ऑर्डर भी ले सका, और यह हमारी कंपनी को उस वृद्ध व्यक्ति से मिला पहला काम था। इसके कुछ ही यानी उस ओनर से ओल्ड ओनर से इसके कुछ ही समय बाद उस बीमा एजेंट ने अपनी कंपनी छोड़कर खुद की फर्म खोल ली। शीघ्र ही उसने एक ग्रामीण क्षेत्र को शानदार ढंग से विकसित किया, और अब उसने बताया कि वह जीवन भर उनके लिए वित्तीय रूप से सुरक्षित हो गया है। डेल कार्नेगी ने जादूगर हार्बर्ट थॉमसन की महान सफलता के बारे में बताया था। कहानी के अनुसार स्टेज पर जाने से पहले थॉमसन खुद से लगातार कहते रहते थे कि उन्हें अपने दर्शकों से प्यार है, और वह उनके समक्ष अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। उन्हें $20 लाख कमाए। एक व्यक्ति जो अब थोड़ा सा मैं फास्ट रीड कर रही हूँ क्योंकि अब एग्जाम्पल ही दिए गए हैं। एक अन्य व्यक्ति जो 78 वर्ष का होने पर भी देखने में 60 वर्ष से अधिक का नहीं लगता था, इस विषय को गंभीर विद्यार्थी था, और उसने अपने लिए शानदार भाग्य का निर्माण करने में इसका उपयोग किया था। उनकी इनमें दिलचस्पी अलग क्षेत्रों में थी, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि वह सभी अवचेतन मन उनके लिए काम करने में व्यस्त रहने का आदेश देते रहते हैं। मैं इससे इसी तरह बात करता हूँ, ये शायद उनके वो हैं, जिससे मैं किसी अन्य व्यक्ति से बात करूँगा, जैसे मैं आदेश देता हूँ, और मुझे इस बात पर कोई संदेह या डर नहीं होता कि ऐसा नहीं हो सकता जिसका उसे आदेश दिया गया। यदि मेरा पेट खराब होता है तो मैं बस इसे ठीक होने या स्वाभाविक रूप से काम करने के लिए कहता हूँ, यानी मैसेज देते हैं। ऐसा ही कोई अन्य रोग होने पर यदि मुझे कोई अलार्म घड़ी का उपयोग किए बिना सुबह 5 बजे उठाना हो तो तत्काल समाधान के लिए अपने अवचेतन मन को जगाने का आदेश देता हूँ। अब तक किसी काम में असफल नहीं हुआ। मेरा लंबे समय से इस सिद्धांत पर विश्वास रहा है कि अवचेतन मन हमारी उम्र को नियंत्रित करता है। मेरा कहने का मतलब है कि कई सदियों से अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाया जाता है कि 60 वर्ष पर होने पर बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है। इस विचार को स्वीकार करने वाले अधिकांश लोगों के लिए इसका कोई विकल्प नहीं है। इसी कारण अवचेतन मन भी इस पर विश्वास कर लेता है। हालांकि अपने मामलों में मैंने इसे स्वीकार करने से इनकार किया, और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी इतना ही सक्रिय हूँ जितना मैं 50 साल की उम्र में था, और मुझे लगता है कि मैं आगे कुछ साल और ऐसा ही रहूँगा। यह सब दर्शाता है कि आपको अपने अवचेतन मन को यह विचार नहीं देना चाहिए कि आप बूढ़े हो रहे हैं या केवल आप में अक्षम हो रहे हैं, क्योंकि कई वर्ष बीत रहे। साथ ही वह इस बात को भी दर्शाता है कि अवचेतन मन को क्षय के स्थायी विचार से मुक्त रखने में आपको कथित पतित समय में आगे बढ़कर लंबा जीवन जीने की संभावनाओं में सुधार होगा। यानी यार बूढ़ा होना एक सत्य है कि हम आए हैं तो हमारा विनाश तो होगा, हमने जन्म लिया है तो मृत्यु तो हो गई, बट इससे हम अपनी पर्सनैलिटी को अपने आकार के जो छवि इच्छा हम डालेंगे वैसा हम बना सकते हैं। अंत तो होगा, बट आप उस अंत तक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। यह दोहराव की ही
प्रत्येक प्रगति का वह मूलभूत लय है जो ब्रह्मांड के साथ तालबद्ध रखती है। यह इंजन की छुक छुक हो रही जो रेलगाड़ी को महाद्वीपों के पार ले जाती है। यह बारंबार धमाके ही हैं जो अंतरिक्ष प्रधान इंजन से शक्ति उत्पन्न करते हैं। पानी का टरबाइन ब्लेड से लगातार हिलोरे भरने से ही विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। हथौड़े की ठक ठक से ही कील सही जगह घुटती है। मशीनी गन की मारक गड़गड़ाहट अपने सामने की सब चीजों को मिटा देती है। निरंतर व दृढ़ प्रयास सभी प्रतिरोधों को समाप्त कर देते हैं। आत्मा एवं बाहरी सुझाव को दोहराव आपको और बाकी लोगों को विश्वास दिलाता है कि यह चेतन विचार की निरंतरता आपके अन्य लोगों के अवचेतन मन को प्रभावित करने के कारण बनती है। कोई भी व्यक्ति सुझाव दोहराव की प्रभावकारिता को प्रदर्शित करता है, चाहे वह ऐसे रचनात्मक रूप से करे या विध्वंसात्मक। लेकिन हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर ह्यूगो मार्टिनबर्ग इसके मूल्यों पर समुचित प्रकाश डालते कहते हुए कहते हैं कि दोहराव के मूल्यों को आंतरिक व्यवस्था और अंतर मानसिक दृष्टिकोण के संबंध में स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले पेरिस का एक विख्यात संस्थान फोनोग्राफिक रिकॉर्ड को बार बार चलाकर सुझावों की शिक्षा के लिए समर्पित था। श्रोता जितनी इच्छा हो उतने सुझाव सुन सकते थे। जैसा उनका स्वास्थ्य अच्छा है, उनमें अपनी परेशानियों पर काबू पाने की इच्छा है और कहीं कहीं अधिक से मदद मिल ही जाएगी। तो काफ़ी हीट हो गई है क्योंकि धूप निकली हुई है, गाड़ी में पसीने भी आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने गेट ओपन कर दिया। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा, बाहर की आवाज़ आ सकती है, बट इट्स ओके, हम मैनेज कर लेंगे। वर्षों से माताओं को अपने शिशुओं व छोटे बच्चों से उनके सोने के दौरान बात करना सिखाया जाता है। उन्हें दोहराकर सुझाव दिए जाते हैं कि वे अच्छी तरह और मजबूत के साथ बड़े हो रहे हैं। वे अच्छे आदतें विकसित करेंगे और अच्छे नागरिक बनेंगे। चूंकि बच्चे सो रहे होते हैं, अंततः निश्चित ही यह सुझाव सीधे उनके अवचेतन मन तक जाते हैं। तो बच्चों को आप जो सिखाएंगे, जैसा बनाएंगे, जैसे विचार देंगे, बच्चे वैसे ही बन जाएंगे। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें पॉजिटिव वाक्य देना स्टार्ट कीजिए कि बच्चा आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत प्यारे हो, आप कर सकते हो, आप जैसा सोचोगे आपकी लाइफ बन जाएगी। प्राचीन संसार के सबसे विशाल समुद्री शहर कार्टहेज के विनाश में हम सुझाव दोहराने की शक्ति का उदाहरण देख सकते हैं। इस बात से आश्वस्त होने पर रोम और कार्टहेज दोनों एक साथ नहीं बच सकते। महान रोमन राज ये थोड़ा सा एग्जाम्पल कितने अजीब अजीब दिए गए हैं, तो फॉरेनर एग्जाम्पल इट्स ओके। तो कार्टेज का एग्जाम्पल है और बाद में वो नष्ट हो जाते, सिंपल यही गया। बहुत से लोग भ्रमित व कुंठाग्रस्त रहते हैं क्योंकि वे अपने मन को दूसरों के नकारात्मक विचारों से प्रभावित कर देते हैं। यानी जो दूसरे बोलते हैं उस पर बिलीव कर लेते हैं। तुम तो अच्छे नहीं हो, तुम आए जब से हमारी लाइफ में गंदा गंदा हो रहा है, और वो बेचारे जो होते हैं भोले भाले होते हैं इसी चीज़ को मानते रहते हैं और वैसा ही उनके साथ होने लगता है। तो भाई अपने लिए स्टैंड लेना करो, अपने आप को सही करो अंदर से। उनको मत बोलो, बट अपने आप को अंदर से ठीक करना स्टार्ट करो। यह बहुत से सेल्समैन की कमजोरी बन जाती है जब वे संभावित ग्राहक के खरीदारी न करने के कई कारण बताता है और वे उसे अत्यधिक अवशोषित कर लेते हैं। नकारात्मक विचारों को लंबे समय तक दोहराया जाना सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी हतोत्साहित कर सकता है। यदि आपको मन इन्हीं स्वीकार ना करे बैठे और आप निरंतर सकारात्मक विचारों को सोचकर तथा उन्हें प्रसारित कर उनका प्रतिरोध करते रहे तो कभी कभार आप अवश्य विफल हो जाएंगे। कुछ लोग भगीरथ प्रयत्न और मात्र इच्छा शक्ति को बदौलत नकारात्मक शक्तियों को लड़ने का प्रयास करते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि उनका मन उन उद्दीपक प्रभावों के अनुसार कार्य कर रहा है जो उनकी समस्या का कारण है। हमें पता हो या ना हो, हम सभी सुझावों के शिकार हैं। कई मामलों में यह सम्मोहन की हद तक होता है। हम जीवन के एक निश्चित मार्ग पर चलते रहते हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि यह दर्शकों से ऐसा कर रहे हो दशकों से ऐसा कर रहे होते। वर्षों से घरों, गिरजाघरों, कार्यालयों, वाहन, बसें सभी एक निश्चित प्रारूप का पालन करते हैं। हम विशेष तरह के कपड़े पहनते हैं, निश्चित प्रथाओं पर कायम रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हर ओर से आने वाली अनंत उद्दीपक सुझावों द्वारा विश्वास दिला दिया गया है कि हमें ऐसा ही करना है। जब भी कोई किसी काम को नए तरीके से करता है या तो उसे सनकी या झक्की माना जाता है। करीबी विश्लेषण करने पर सभी मानवीय गतिविधियों में सामूहिक सम्मोहन को देखा जा सकता है। यानी ओवरऑल सबका इम्पैक्ट पड़ता है। इस बात में सच्चाई है, इसको हम झुठला नहीं सकते, बट फिर भी हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं।
मैंने देखा है कि इस विज्ञान को जानबूझकर उपयोग करने वाले लोग में असीम ऊर्जा होती है। वे वस्तुतः मानव डायनेमो जैसे हैं। वे न केवल अपनी कल्पनाओं का उपयोग करते हैं और अपनी आस्थाओं व प्रतिमाओं को मजबूत बनाते हैं, बल्कि वे कार्य करने में भी बेहतर होते हैं। मुझे इस महत्वपूर्ण उक्ति तक लाती है, कार्य के बिना आस्था निष्प्राण है। ओके। निश्चित रूप से इस धरती पर ऐसे भी लोग हैं जो अपने ऑफिस से बाहर निकले और दूसरों लोगों के साथ निजी या किसी भी तरह का संपर्क किए बिना एकाग्रचित विचारों द्वारा उद्भिद वस्तुएं प्राप्त कर सके हैं। प्रमुख बात यह है कि हमारे इस कथित कथित रूप से भौतिक जगत में जो कर्मठ व्यक्तियों के नियंत्रण में है, महान ऊर्जा डायनेमा दूसरों को ऊर्जान्वित करते हैं। निकोला टेस्ला, जो संभवतः कंपन के नियम को अपने समय के किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर ढंग से समझते थे, ने घोषणा की कि वे एक जेब में रखी जाने योग्य मशीन द्वारा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। इतनी छोटी सी मशीन से पूरी बिल्डिंग को। और अभी आगे देखते हैं। यह मशीन टेस्ला के दिमाग की उपज थी। इसका सृजन उनके विचारों से हुआ था। यह ऐसा मनुष्य का उदाहरण है जिसने आस्था के साथ काम किया। कुछ तत्व मीमांसा और गुप्त विद्याओं के शिक्षकों का दावा है कि व्यक्ति के दफ्तर में बैठकर अपनी डेस्क पर ऑर्डरों की बरसात होने का मानस दर्शन करने पर वह ऑर्डर शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए मानसिक तस्वीर और विचार विषय तो बिल्कुल सटीक और स्थिर होने चाहिए, और उसके लिए अत्यधिक अभ्यास और एकाग्रता की आवश्यकता है। अजीब चीज होती रही है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस मन की शक्ति को विकसित नहीं किया है, उसके लिए इस कार्य करके विचारों का अनुपालन कर और अवचेतन मन द्वारा आरोपित संपर्क बनाकर अपने प्रयासों में कार्य व ऊर्जा की मात्रा बढ़ाना अच्छा रहेगा। यानी करते रहो, धीरे धीरे आपको भी विचार इस पे विश्वास हो जाएगा। कई वर्षों पूर्व मैंने पढ़ा था कि फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट अपने चेतन मन को नित्य उपयोग किया करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वे सुझाव दोहराव के उपयोग में भलीभांति परिचित थे। वे कभी पीछे नहीं बल्कि हमेशा आगे दिखते थे। बीता कल एक पुस्तक है। 17 अप्रैल 1945 को एफडीआर की मृत्यु के 5 दिन बाद एसोसिएट प्रेस के स्टोव लेखक व स्वर्गीय राष्ट्रपति के अंतर्गत कर्क एल स्पिंशन ने रूडवेल्ट द्वारा दी गई उस पार्टी के बारे में बताया जिसके बाद उन्हें पक्षघात हो गया। रूडवेल्ट किसी भी तरह किसी न कैसे बिना बेसाखियों के फिर से चलने के लिए प्रतिबद्ध थे। श्री बड़े अजीब से एग्जाम्पल है यार। श्री सिपिंशन के अनुसार उनके एक अनुयायियों ने उन्हें इस प्रतीक के तौर पर छड़ी देने का निर्णय किया कि उसे भी उनके फिर से चलने की उम्मीद है। वह उपहार देने के बाद एफडीआर सारी शाम छड़ी को अपने कंधे से लगाए बैठे, और सिपिंशन ने उन्हें बताया कि हर थोड़ी देर में बैसाखी के भुट्टे को थपथपाते, और हम जानते हैं कि वह अपने आप में कह रहे हैं, तुम फिर से चलोगे फ्रैंक जूजो, तुम फिर से चलोगे। रूजवेल्ट को विश्वास की शक्ति में पूरा विश्वास था। 4 मार्च 1946 को टाइम पत्रिका के एक लेख में उनके सन 1924 में लिखे पत्र में एक डॉक्टर ने शिशु पक्षपात के उपचार से संबंधित सलाह लेने का जिक्र किया था। श्री रूजवेल्ट ने बताया कि उन्होंने सोचा कि हल्के व्यायाम और मालिश और धूप सेकना अनिवार्य है, लेकिन वे कहते थे किसी भी चिकित्सा से अधिक आवश्यक रोगी का विश्वास है कि अंत में वह ठीक हो जाएगा। यहाँ हम विश्वास के जादू के शानदार उदाहरण तथा इस विश्वास को स्थापित करने में सुझाव के दोहराव की भूमिका को कार्य करता देखते हैं। फाइनली एंड हो गया है, और चैप्टर 6 अवचेतन मन को प्रकाशित करने वाली दर्पण तकनीक, इसके बारे में हम कल रीड करेंगे एक नई वीडियो में। बाकी ये चैप्टर काफ़ी लंबा था, इसलिए 2 घंटे की वीडियो हो गई है। बेसिकली इसमें हमारा वो मानसिक तस्वीरों की कला, विजुअलाइजेशन, आप कैसे थॉट डाल सकते हो, एक कार्ड टेक्निक के बारे में बताया। बाकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी ही थी उनकी, जो उन्होंने देखी, जो उन्होंने अपने दफ्तर में लोगों से करवाई या लोगों ने उनसे क्या क्या प्राप्त किया, यही सब उसमें बताया गया था। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते, काफ़ी देर हो गया है, और मिलते हैं कल नई वीडियो में। और इसका जो कुछ भी होगा, जो इसकी समरी होगी, मैं अपने शब्दों में इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, क्योंकि वीडियो को और बड़ा नहीं करते।
चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार प्लीज़ रीड कर लीजिएगा, जिसमें मैंने अपने शब्दों में इससे क्या सीखा है वो मैं वहाँ पे लिखूँगी। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।